क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, डिफरेंस पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो भी हमें क्लियर है। साथ ही साथ में हमने उनके रिमूवल के तरीके को, अपॉइंटमेंट के तरीके को, ओथ कैसे दिलाई जाती है, शपथ कौन दिलाता है, नियुक्त कौन करता है, रिमूवल कैसे होता है, वो सब पर्टिकुलर पार्ट के साथ-साथ में पावर्स को भी कवर किया है। ये तो हायर जुडिशरी की बात होगी। जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा और हाई कोर्ट पढ़ा, ये कुछ इस तरह के हमारे न्यायपालिका की बात की गई। लेकिन आजकल कुछ क्वेश्चन सब कोर्ट से भी आ जाते हैं। लिमिटेड आते हैं लेकिन आ जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, छोटे-मोटे फैक्ट्स हैं, कुछ हमको याद करने होंगे। हमारे संविधान में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। 237 नंबर आर्टिकल से लेकर के 237 नंबर आर्टिकल तक ही, यानी कि गिनती के हमारे 5 आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है। लेकिन फिर भी जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो हमको इनके बारे में पता होना चाहिए, कौन नियुक्ति करता है, कैसे नियुक्तियाँ होती है और ये सब कोर्ट हमारे क्या काम करते हैं, ये ओवरऑल सब हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो फैक्चुअली सही, लेकिन आते आजकल जरूर है। उन्हीं को हम आज चर्चा करेंगे और साथ-साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि मेंस के अंदर सवाल बन जाता है कि वर्तमान में एट प्रेजेंट सिनेरियोज में सब वर्ल्ड कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय एंड हाई कोर्ट से लोअर जितने भी न्यायालय हैं हमारे, वो किन इश्यूज को फेस कर रहे हैं और वो इश्यूज क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की और बिल्कुल सिंपल सा पर्टिकुलर फैक्ट हमारा। जब हम बात करते हैं स्टेट जुडिशरी की, यानी कि राज्य न्यायपालिका की, तो राज्य न्यायपालिका के अंदर ओनली हाई कोर्ट नहीं होते हैं। हाई कोर्ट के साथ-साथ में सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स भी होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों का एक हमारा समूह भी होता है। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे एक हाई कोर्ट होता है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट एक, हर राज्य में हाई कोर्ट एक, कॉमन हाई कोर्ट भी कहीं-कहीं होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सब ऑर्डिनरी कोर्ट की, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की, तो ये कोई एक हाई कोर्ट नहीं, एक कोर्ट नहीं होता है। कि कोई एक कोर्ट है जिसका नाम है सब ऑर्डिनरी कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। बहुत सारे एक के बाद एक हमारे छोटे-छोटे न्यायालय होते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। किस तरह के मामले कोई सुन सकता है, कितनी सजा कोई पर्टिकुलर न्यायालय हमारा दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी एक हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात किया जाए, कुछ हमारे कोर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि 7 साल तक की सजा या फिर मृत्युदंड तक, यानी कि डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। तो उन कोर्ट्स का अलग नाम होता है। फिर उनके नीचे कुछ ऐसे कोर्ट्स होते हैं जो मृत्युदंड तो नहीं दे सकते, लेकिन 7 साल तक की सजा दे सकते हैं हमारा, तो उनका कोर्ट का नाम अलग होता है। कुछ ऐसे कोर्ट्स जो 3 साल की सजा दे सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 1 साल से ज़्यादा की सजा दे नहीं सकते, उनको अधिकार ही नहीं दिया गया। तो ऐसे सजा के देने के क्रम के अनुसार कि कितनी-कितनी आपको पावर है, कौन-कौन से मामले आप सुन सकते हो, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे कोर्ट्स बनाए गए जो हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। हाई कोर्ट ही उनकी अथॉरिटी है, जो इनकी रेगुलेशन यानी कि इनको हमारा सारा का सारा नियमन तय करती है। इन कोर्ट्स की पूरे क्रम को एक समूह के रूप में अगर नाम दिया जाए, तो इन्हीं को नाम दिया जाता है सब ऑर्डिनरी कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। इसीलिए कई बार हम जब इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो ये सब ऑर्डिनरी कोर्ट की बजाय कोर्ट्स लिखा होता है। ऐसा लगता है बहुत सारे कोर्ट है, जी बिल्कुल बहुत सारे कोर्ट है। एक पूरा का पूरा क्रम है, हायरार्की बेसिस के ऊपर देखने को मिलता है। जो जिस तरह के मामले सुन पाता है, उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग कोर्ट्स के नाम होता है और उन सबको एक साथ रख दिया जाए हमारा, तो उन्हीं को लोअर कोर्ट्स को क्या नाम दिया गया हमारा, सब ऑर्डिनरी कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। तो जब भी हम बात करते हैं स्टेट जुडिशरी की, यानी कि राज्य की न्यायपालिका की, तो राज्य की न्यायपालिका में सिर्फ हाई कोर्ट नहीं होता। हाई कोर्ट से लोअर जितने भी कोर्ट्स हैं, जिनको हमने नाम दिया हमारा सब ऑर्डिनरी कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, वो सभी राज्य की हमारी न्यायपालिका का हमारा नाम से जाने जाते हैं। और हमारे संविधान के भाग नंबर 6 में 233 से लेकर के 237 तक, 233 से लेकर के 237 तक ओवरऑल इसके बारे में बात कर रखी है कि किस-किस तरह की हमारे यहाँ पर नियुक्तियाँ की जाएगी, अपॉइंटमेंट कैसे किए जाएंगे, कौन अपॉइंटमेंट करेगा, किसके पास ये अधिकार होगा, वो ओवरऑल पर्टिकुलर पार्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है, हमारे इसी 233 नंबर आर्टिकल से लेकर के 237 नंबर आर्टिकल में हमको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर की और जानते हैं कि नॉर्मली किसी भी अगर राज्य में बात किया जाए तो कितने लेवल्स हमको किसी भी कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर हमारा दिखाई देते हैं। तो नॉर्मली 3 स्तर दिखाई देते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी भी तरह का राज्य को उठा लिया जाए और वहाँ पर कितने तरह के हमारे कोर्ट्स होंगे लोअर स्टेज पर, तो कुछ नंबर में डिफरेंस होता है, कहीं पर 4 होता है, कहीं पर 5 होता है, कहीं पर 7 भी होता है, कहीं पर 3 भी होता है। लेकिन नॉर्मली जो व्याख्या की गई है हमारे संविधान के अंदर, वो 3 तरह के हमारे स्तर बताए गए हैं, दीवानी और फौजदारी, यानी कि सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के अंदर। वो कौन सा स्तर है? तो सबसे पहला आता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। सर इसकी पिछले 2 क्लास नहीं की है, क्योंकि आपने नहीं की है, कोई बात नहीं, आप आराम से सिन्हा जी कवर कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाली क्लास इस क्लास के बाद में, और कोई डाउट आएगा तो एज़ यूजुअल हमारा आप आस्क द टीचर से पूछ सकते हैं। पहले वाले से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है? जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की, तो एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो होती है हमारी, यानी कि सबसे सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण जो हमारा होता है, वो इसी जिला न्यायाधीश का होता है, डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। मैं यहाँ डीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो एक अलग व्यक्ति है हमारा, जो कि जिले के प्रशासन के साथ-साथ में जिले की पुलिस व्यवस्था भी देखता है, जो कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब बनेंगे एसडीएम, एनडीएम या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाद में जब बनेंगे, वो अलग व्यक्ति है हमारा। ये न्यायपालिका के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिला न्यायाधीश होता है और एक जिले में सबसे सर्वोच्च हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो होती है, वो हमारा यही व्यक्ति होता है। पोस्ट का नाम याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं इसको, जिला न्यायाधीश कहते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ का जवाब दूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई आपने पहले पढ़ा भी होगा इस पार्ट को। अगर मैं इंडिया में बात करूँ, भारत में सबसे सर्वोच्च जुडिशियल अथॉरिटी की बात करूँ, न्यायिक अधिकारी की बात करूँ, वो कौन सी है? न्यायिक अधिकारी की बात करता हूँ, जज नहीं पूछ रहा, न्यायिक अधिकारी की बात कर रहा हूँ। भारत में हाईएस्ट जो हमारा सबसे ऊपर सर्वोच्च पोस्ट पर बैठा हुआ कानूनी अधिकारी है, वो व्यक्ति कौन है? एक ऑफिस, एक पद जिसका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाईएस्ट महाधिवक्ता, एब्सोल्युटली करेक्ट, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल सही कहा। ये है भारत के अंदर कि सर महाधिवक्ता जो होता है हमारा, अटॉर्नी जनरल होता है, वो देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, कानून अधिकारी होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सीजीआई नहीं होती, सीजीआई हमारे यहाँ पर न्याय देने के लिए बैठे हुए एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, जिनकी नियुक्ति किसी एग्जाम के माध्यम से या गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो रही, कॉलेजियम के थ्रू, संविधान में बताए गए तरीके के थ्रू हो रही है। यहाँ लॉ ऑफिसर की बात की जा रही है। हमारा लॉ ऑफिसर और जज में थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा। तो अटॉर्नी जनरल वो वकील है हमारा, यानी कि सरकार का वकील है, जो देश में सबसे सीनियर वकील मान लो, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहलाता है। वैसे ही अगर मैं स्टेट में बात करूँ, राज्य में बात कर लिया जाए, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको भी हमारा अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, सॉरी एजी कहा जाता है, लेकिन नाम अलग है हमारा, इसलिए थोड़ा सा अलग कर देंगे, एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये चीज़ याद रखिएगा। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये स्टेट में होता है। वैसे ही सिमिलरली अगर आपको एक जिले में सबसे हाईएस्ट हमारा जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल अथॉरिटी पूछ ली जाए, तो उस पोस्ट का नाम क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जिला न्यायाधीश। क्लियर? कोई डाउट इस पॉइंट में किसी तरह का? तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सिंपल सा फैक्ट है, एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, ये कई बार आ चुका है इंडिया के रेफरेंस में, ये सवाल भी पूछा गया है हमारे पीसीएस वाले पार्ट के अंदर, तो कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल फैक्ट है। जो ये डिस्ट्रिक्ट जज होता है, कोर्ट का नाम यही है हमारा, जो ये डिस्ट्रिक्ट जज होता है हमारा, ये दोनों तरह के मामलों को सुन सकता है, सिविल केसेस को भी सुन सकता है और हमारे क्रिमिनल केसेस को भी सुन सकता है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या? कि सर इस कोर्ट के नाम थोड़े अलग-अलग हो सकते हैं। कैसे? कि सर अगर ये सिविल केस को सुन रहा होगा, तो उस स्थिति के अंदर इस पर्टिकुलर कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाए। आप ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी ये दीवानी मामले सुन रहा होगा, जमीन जायदाद के मामले सुन रहा होगा, बाय चांस अगर इसके पास कोई डिस्प्यूट आता है तो हमारा, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर मामला आता है जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, यानी कि व्यापार में कोई प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड रहेगा। ऐसे मामले जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई है, वो सभी मामले सिविल केसेस कहलाते हैं, हमारे दीवानी न्यायालय के दीवानी मामले कहलाते हैं। और उस स्थिति के अंदर अगर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में जो भी पर्टिकुलर केस आएगा, जो सिविल प्रकृति का होगा, दीवानी प्रकृति का होगा, इस कोर्ट का नाम हमारा सेम रहेगा, जिला न्यायाधीश का कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट। लेकिन अगर ये क्रिमिनल मैटर्स को सुन रहा होगा, आपराधिक मामलों को सुन रहा होगा, तब इस कोर्ट और इसके जज साहब का पोस्ट का नाम अलग रहेगा। सेशन कोर्ट वो कहलाएगा और जज साहब की पोस्ट का नाम क्या होगा? सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। अभी रिसेंटली गुजरात का एक हमारा सूरत जिले का
एक छोटा-सा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चर्चाओं में था। अखबार में उसके फोटो भी आए थे। अगर आपने वो फोटोज़ भी ध्यान से देखी हो तो वहाँ पर लिख रखा था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। उसके बाहर बोर्ड पर लिख रखा था। तो ये 2 अलग-अलग कोर्ट है क्या? नहीं, कोर्ट तो एक ही है, लेकिन उसी परिसर के अंदर हमारा क्या किया जा रहा है, सिविल मामले भी सुने जा रहे हैं और क्रिमिनल मामले भी सुने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे जो जज साहब उस पर्टिकुलर पोस्ट पे जो बैठे हैं और वो जो कोर्ट जो इस तरह के मामले को सुनता है, उनको एक अलग पहचान दी गई ताकि कन्फ्यूजन नहीं। क्या कहलाएँगे? सेशन जज का केस है, तो उस स्थिति के अंदर उस पर्टिकुलर कोर्ट और उसके जज साहब को एक ही नाम दिया जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर? लेकिन अगर ये मामला हमारा क्रिमिनल मैटर का है, आपराधिक मामलों का हमको देखने को मिलता है, तो उस कोर्ट का नाम और उस पर्टिकुलर कोर्ट के जज साहब का नाम हमारा सेशन कोर्ट होगा और कोर्ट हमारा जज हम क्या कहलाएँगे? सेशन जज कहलाएँगे। ये चीज़ याद रखना है। तो क्रिमिनल जज का जो क्रिमिनल मैटर जितने भी होते हैं, आपराधिक मामले जितने भी होते हैं हमारे, मर्डर का कोई केस हो गया, इस तरह कोई हीनियस क्राइम के कोई केसेस हो गए, जहाँ पर कोई भी तरह का मामला हमारा क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा, तो उस कोर्ट का नाम क्या रखा गया? सेशन कोर्ट और जज साहब का नाम क्या है हमारा? कोर्ट का नाम क्या है हमारा? सेशन जज। सिमिलरली सिविल कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ये सवाल भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हमारा, वे किस तरह के मामले किस तरह के कोर्ट में जाते हैं। तो अगर आपने मान लो ये कह दिया कि सर सारे सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाएँगे, तो ये अधूरी जानकारी होगी आपकी। क्योंकि नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में जब कोर्ट्स के अंदर चर्चा की जाती है, तो क्रिमिनल मैटर्स के लिए कोर्ट का नाम अलग होता है, सिविल मैटर्स के लिए कोर्ट का नाम अलग होता है। बुक्स वाले नॉर्मली इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा हमारा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हमारे जज साहब भी अलग-अलग हो सकता है कि दोनों तरह के मामले सुनने के लिए जज साहब अलग-अलग हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों तरह के मामलों को सुनने के लिए एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसकी बेंच अलग-अलग लगती होगी। जैसे कि आप मान लीजिए सिलेक्ट हो गए, आपने जो भी पोस्टिंग हासिल कर रखी है, जो भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, एलएलबी वगैरह कर रखा है, आप सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के एक्सपर्ट्स हैं हमारे, तो हो सकता है कि आपको दोनों बेंचेस मिले, कि आपको सिविल वाले बेंचेस के अंदर भी एक तरह का मेंबर बना दिया गया और क्रिमिनल वाले तरह के पार्ट के अंदर भी आपको एक तरह का हमारा मेंबर बना दिया गया। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब भी आप सिविल मैटर्स को सुनोगे तो आपकी पोस्ट का नाम ये रहेगा, जब भी आप हमारे क्रिमिनल मैटर्स को सुनोगे तो आपकी पोस्ट का नाम ये रहेगा। नॉर्मली ऐसा बहुत रेयरेस्ट कंडीशन के अंदर होता है कि एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति हमारा जो रहता है, वो दोनों तरह के मामलों को सुनता है। एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वैसे भी पोस्टिंग बाँट दी जाती है, लेकिन ऐसा कहीं लिख नहीं रखा है कि भैया अगर आप सिविल वाले मामले सुन रहे हो और आपके पास क्रिमिनल की एक्सपर्टीज है तो आप नहीं सुन सकते। अगर आपके पास दोनों तरह की एक्सपर्टीज है, आप दोनों तरह की नॉलेज रखते हो, तो दोनों तरह की बेंचेस के अंदर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट केस के अंदर देखने को मिलता है। या तो सिविल जज अपॉइंट होते हैं क्रिमिनल वाले पार्ट इस वाले पार्ट के अंदर या फिर इस पार्ट के अंदर, दोनों में से एक के अंदर रहेगा, तो वैसे भी नाम अलग-अलग रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप नॉर्मल प्रशासनिक हमारे चीज़ों को देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स को देख रहे हो, तो आपकी पोस्ट का नाम डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा। लेकिन जब प्रशासन के साथ में पुलिस व्यवस्था भी आपको अपने जिले की दी जाएगी, तो आप डीसी नहीं डीएम कहलाओगे। व्यक्ति तो एक ही हो, लेकिन जो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नाम अलग-अलग हो गया। वैसे ही यहाँ पार्ट भी हमारा जो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नाम अलग-अलग रहेगा। अब व्यक्ति अलग-अलग भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे अपॉइंटमेंट के दौरान आपने कैसे और क्या जिम्मेदारी दी। क्लियर? कोई डाउट? तो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। क्लियर? और सिविल और क्रिमिनल मैटर में क्या कहते हैं ये भी क्लियर हो गया? किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। 6 बजे इफ्तार का वक्त हो जाता है। धनंजय वैसे इतना फिलहाल के लिए तो हमने रिक्वेस्ट तो कर रखा है, लेकिन अगर हो सकता है पॉसिबल हो जाए तो हम चेंज कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। क्लास के बीच में भी आप रोज़ा खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एक जिले में एक से अधिक निजी न्यायालय बिल्कुल हो सकती है, वही चीज़ मैंने आपको सुबह बताई थी कि एक के नीचे एक के नीचे बहुत सारे कोर्स होते हैं, उन्हीं को मिला करके हमने नाम दिया सब वर्ल्ड कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय, उसमें सबसे ऊपर जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। क्लियर? अगर चेंज करना होगा तो हम बिल्कुल चेंज करवा लेंगे, चिंता ना करें। आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब ये जो हमारा सब वर्ल्ड कोर्ट होता है, यानी कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये मान लो किसी तरह का कोई डिसीजन देता है, कोई भी तरह का डिसीजन हमारा देता है, तो कल को अगर अपील करना हो तो कहाँ जाएँगे हमारा? तो अपील करने के लिए आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि जब हमने बात किया कि सर सुप्रीम कोर्ट हमको देखने को मिलता है सबसे पहले हमारा, देन फिर हमको हाई कोर्ट देखने को मिलता है और उसके बाद आता है हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इस अधीनस्थ न्यायालय के जो अलग-अलग हायरार्की है, जिसके नीचे बहुत सारे जो कोर्ट्स होते हैं, उसमें सबसे पहला कोर्ट हमारा कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है, यानी कि जिला न्यायाधीश का कोर्ट है। तो अगर इस वाले पर्टिकुलर कोर्ट के कोई डिसीजन, चाहे वो सिविल मैटर का हो या क्रिमिनल मैटर का हो, जो भी आप जैसा भी तरह का कोर्ट हो, वो अगर आपको पसंद नहीं आया तो कहाँ जाओगे? तो ऑब्वियसली बात है जो इससे ऊपर है सीधा वहाँ जाओगे। कौन है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंदर हमारा यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है किसी भी तरह का कोई फैसला जो कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, चाहे वो सिविल मैटर का हो या फिर हमारा क्रिमिनल मैटर का देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर जब ये सलाह देने की बारी आती है हमारा, तो क्या लिमिटेशन है? यानी कि ये जो कोर्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कितने लिमिट तक की सलाह दे सकता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसा समथिंग। तो सेशन जज जो होते हैं हमारे, क्योंकि क्रिमिनल मैटर वही देखते हैं हमारे, तो सेशन जज जो होते हैं उनको हर तरह की सलाह देने का प्रावधान है, इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस। वो आजीवन कारावास से लेकर के मृत्युदंड तक की सलाह दे सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास हमको देखने को मिलती है, सलाह देने के मामले का कहाँ तक जा सकते हो, वैसे ही सेशन जज के पास भी हमको पावर देखने को मिलती है कि सर कोई मैटर आपके पास आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सलाह दे सकते हो, उस तरह का हर मामले को सुन सकते हो, जहाँ पर लिखा रखा है कि इस सजा का अंदर जो हमारा हाईएस्ट पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। उस तरह के मामले आप हमारे यहाँ पर सुन सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी को इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा यानी कि सेशन जज के द्वारा कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड मौत की सजा दी गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पर्टिकुलर सजा को तब तक आप नहीं लागू कर सकते जब तक हाई कोर्ट उस चीज़ को कंफर्म नहीं कर देता, पुष्टि नहीं कर देता। चाहे आप अपील करो, चाहे आप अपील मत करो। जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के संबंध के अंदर अपील सिद्धांत का अपीलेट रेजुलेशन, जहां हमने कहा था कि हाई कोर्ट अगर किसी क्रिमिनल मैटर के अंदर कोई तरह की सजा देता है हमारा, और अगर आपको किसी वजह से पसंद नहीं आती है तो अपील करते हुए हमारा कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और वो सजा कोई भी हो सकती है क्रिमिनल मैटर के रिगार्डिंग, हम अपील करते हुए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट ने कहा कि आप बिना अपील करे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपको मृत्युदंड की सजा दी गई है तो फिर आप खुद अगर अपील करोगे हाई कोर्ट से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, तो ही जाकर के मामला आगे बढ़ेगा, अदरवाइज उसी सजा को फाइनलाइज माना जाएगा। इस कोर्ट के केस में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में सेशन जज सजा सुनाएंगे और वो कैपिटल पनिशमेंट होती है, तो उसमें हाई कोर्ट का कंफर्मेशन जरूरी है। आप खुद भी अपील कर सकते हो, अगर आप अपील नहीं करोगे तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, ये कंफर्म करने के लिए कि सर कहीं लोअर कोर्ट ने कोई गलती तो नहीं कर दी हमारा इस तरह की सजा देने को लेकर के। क्यों? क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में, मतलब इतना हीनियस क्राइम हो जाए कि आप जब उस केस को सुन रहे होंगे, उसके अंदर जो धारा आई, उसके अंदर जो सबूत आया, हमारे एविडेंस आए, और वो जो क्राइम की जो प्रकृति थी, वो नेचर था, उतना हीनियस था कि आप चाहते थे समाज को एक मैसेज देना और इस तरह की पर्टिकुलर लोगों को सजा देना, तब आपने जाकर के उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया। ये परंपरा बहुत लंबे समय से हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के चल रही है कि हीनियस से रेयरेस्ट केस में कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। तो कल को अगर कोई जज साहब लोअर कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं और उनके पास वो पावर है कि इस पर्टिकुलर मामले में वो अप टू हमारा डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट की सजा दे सकते हैं, तो वो तो दे देंगे, कहानी खत्म। आप क्या उसको लटका दोगे? नहीं। इसीलिए पॉइंट यहाँ पर लिखा गया कि कल को ऐसा नहीं हो कि लोअर कोर्ट के अंदर हर किसी व्यक्ति को हमारा कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस दी जा रही है और उसको रिव्यू का मौका ही नहीं दिया गया। अगर आप अपील करना चाहते हो तो करिए, लेकिन अगर अपील नहीं भी करना चाहते हो तो हाई कोर्ट खुद उसको रिव्यू करेगा बिना आपके अपील किए भी, उस केस में जब हमारा कैपिटल पनिशमेंट दिया गया सेशन जज के द्वारा यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमारे जज के द्वारा। क्लियर? कोई डाउट क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग तो प्लीज पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि ये किस तरह के मामले को सुन सकता है, तो सर हर तरह का मामला जिसके अंदर सजा का प्रावधान उम्र कैद तक भी हो या फिर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड तक भी क्यों ना हो, उस हर तरह के मामले को हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सुन सकता है। जब क्रिमिनल मैटर्स की बात की जाती है, ऐसे के रिगार्डिंग बात करें सर फाइन लगाने के मामले को लिमिट है क्या? फाइन लगाने के मामले के अंदर भी कोई लिमिट देखने को हमको नहीं मिलती है, एक मिनट।
सबसे पहला तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा याद रहेगा और दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना है कैपिटल पनिशमेंट जब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा यानी कि सेशन कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा हाई कोर्ट का कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप अपील करते हो तब भी ठीक, नहीं करते हो तब भी ठीक। अगर हाई कोर्ट कंफर्म करेगा कि दी गई सजा हमारी ठीक थी तभी उस पर आगे कार्रवाई होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ये वो रीजन देखने को मिलता है कि रिसेंटली कई बार कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के अभी 2 दिन पहले भी हमको इस तरह का एक पर्टिकुलर इशू देखने को मिला था, जहां सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में इस मुद्दे पर अब याचिका जो है हमारा एक्सेप्ट करते हुए चर्चा करेगा कि क्या भारत के अंदर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड जैसी जो चीज होनी चाहिए और जो वर्तमान में दी जा रही है लटका करके फांसी देने वाला प्रतिपाद उस रूप में होनी चाहिए, या कई सारे देशों के अंदर जो इंजेक्शन लगा करके दी जाती है वैसा होना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो भारत में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है यानी कि मृत्युदंड दिया जाता है वो फांसी यानी कि लटका करके दिया जाता है, उसी पर लेकर के चर्चा की जा रही है कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स होता है वहां से ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। एमएन सेकंड पॉइंट आता है कि सर हाई कोर्ट कंफर्म कर दे तो फिर क्या हम अपील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो मामला हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि अपील रेजोल्यूशन के माध्यम से अपील सेक्रेटरी के माध्यम से हाई कोर्ट से कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो अपील करने पर ही जा सकते हैं, हमारा बिना अपील करने नहीं जा सकते। यहाँ पर अपील करो चाहे मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जैसे सबसे ऊपर तो आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा या डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट आ गया एक जिले के अंदर जिसके दो टाइप्स हमने पढ़ लिए, सिविल और क्रिमिनल में नाम अलग अलग पढ़ लिया। वैसे उससे जस्ट नीचे जो आता है वो हमारा वो सब ऑडिट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायाधीश कहलाते हैं हमारे। वंस अगेन सिविल और क्रिमिनल के अकॉर्डिंग इसके नाम अलग अलग है। जब कभी भी वो सिविल साइड हमारे सुन रहे होंगे यानी कि दीवानी मामलों को सुन रहे हैं हमारे, तो उस कोर्ट के जज साहब की पोस्ट का नाम क्या होगा? कोर्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट जज। इंपॉर्टेंट है। दीवानी पक्ष के अंदर यानी दीवानी मामला जब सुन रहे होगे तो अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय कहलाएगा, उस कोर्ट का नाम ये रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर सबसे पहले आपने जो एक पर्टिकुलर पोस्ट बनाई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हमने नाम दिया था, जिसके अंदर बहुत सारी हायरार्की हमको देखने को मिलती है, यानी कि उसके नीचे बहुत सारे कोर्ट है। तो सबसे पहला जो कोर्ट था हमारा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही पार्ट था, जिसके अंदर सिविल और क्रिमिनल मैटर के थ्रू एक हमने कोर्ट देख लिया। सिविल और क्रिमिनल मैटर के पार्ट के थ्रू एक हमने कोर्ट पढ़ लिया। डिस्ट्रिक्ट जज ही इनको नाम दिया गया, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, और सेशन जज इनको नाम दिया गया। ये पहला स्तर हमको देखने को मिला एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इनके नीचे सिविल मैटर सुनने वाले जो कोर्ट होंगे इनके नीचे जो होंगे उनको क्या कहा जाएगा? कोर्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट जज, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय कहा जाएगा। हम शॉर्ट में लिख देते हैं CSJ। ये पर्टिकुलर हमारा सिविल साइड का कोर्ट होगा। और उसी तरह से जब हमारे सिविल जज के सिविल के अलावा क्रिमिनल मामलों को सुना जाएगा, आपराधिक मामलों को सुना जाएगा, तो उस कोर्ट का नाम क्या रहेगा? कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये इनके जस्ट नीचे एक और हायरार्की हमको देखने को मिलती है, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CJM का कोड भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। CJM कोड आपने कई बार घर के अंदर अगर कोई ऑफिस में आपके परिवार में काम करता है, कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो कई बार सुना होगा CJM कोड के अंदर काम करवाना, इस तरह के वर्ड बहुत बार सुने होंगे। नॉर्मली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह का CJM कोड तो होता ही होता है हमारा। जब डिस्ट्रिक्ट कोड होता है उसके नीचे एक CJM कोड आपको देखने को मिलेगा। वो क्रिमिनल मैटर्स को हमारा सुनते हैं, तो CJM कोड या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय आपको नेक्स्ट देखने को मिलता है, जो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर इस जज से नीचे काम करता है। जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जज देखे, सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज के नीचे हमारे ये दो जजेस देखने को मिलते हैं, सिविल और क्रिमिनल मैटर अलग। उसी तरह से सिविल और क्रिमिनल मैटर के अलग-अलग इनके अंदर ये अलग-अलग जज हमको देखने को मिलता है। तो नाम याद रखना है, कोर्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट जज, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय सिविल मैटर के अंदर हमको देखने को मिलता है, जबकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोड हमको क्रिमिनल पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। अब पॉइंट आता है वंस अगेन वही, जैसे सजा की लिमिटेशन कितनी है, आपने अलग-अलग जो कोड बनाए हैं, तो कोई तो रीजन रहा होगा कि इनके नीचे आपने और हायरार्की बनाई, तो सजा के प्रावधान में कोई डिफरेंस होगा, तो वही डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह जब CJM कोड जो होता है हमारा यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोड होता है हमारा, तो वो उसी मामलों को सुनेगा जिन मामलों के अंदर सजा का प्रावधान 7 साल तक देखने को मिलता है। 7 साल से कम नहीं, सॉरी ज्यादा नहीं। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर मामला जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा की है, और वो 10 साल का हो, 14 साल का हो, उम्र कैद हो या मृत्युदंड हो, तो सारे मामले इस पर्टिकुलर कोड के अंदर नहीं सुने जाएंगे, वो सीधे कहाँ जाएंगे? हमारे सेशन जज के पास जाएंगे, यानी कि सत्र न्यायाधीश के पास जाएंगे। इसीलिए एक हायरार्की बनाई गई। एक तो पेंडिंग केसेस हमारे ज्यादा ना देखने को मिले, पता चला कि सारे के सारे तरह के कोर्ट के केसेस आपने क्रिमिनल मामले इन्हीं के पास भेज दिए, सेशन जज के पास ही भेज दिए, वो बात तो बिल्कुल सही नहीं रहेगी। इसीलिए एक और हायरार्की बनाई गई, इनके नीचे कोड बनाया गया और कितनी सीमा दी गई? 7 साल तक कारावास जिस भी पर्टिकुलर मामले के अंदर मिल सकता होगा, उन सारे मामलों को हमारा यहाँ सुना जाएगा। वहीं अगर सिविल में बात कर ले कि सर कितनी सीमा तक के मामले सुना जा सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, ऐसी कोई भी पर्टिकुलर मामला, कल को कोई फाइन वाइन लगाने की बारी आ जाए, किसी कानून में अगर लिखा है, तो हर तरह के मामले को हमारा ये कोर्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट जज हमारा सुन सकता है। क्लियर? किसी को इस पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। फिर इसके नीचे एक कोर्ट और होता है, वो पढ़ेंगे जो लोएस्ट कोर्ट होता है हमारा। पहले बताओ इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस पार्ट के अंदर कि सर डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन होता है, सेशन जज के नीचे कौन होता है, दोनों की साइड याद रखना है। सिविल और क्रिमिनल दोनों अलग-अलग चलते हैं। अब एक पॉइंट और है कि सर लोएस्ट जो कोर्ट होता है हमारा यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में सिविल मैटर का लोएस्ट कोर्ट और क्रिमिनल मैटर्स का जो लोएस्ट कोर्ट होता है उसके नाम क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा सिविल मैटर के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ मुंसिफ, यानी कि मुंसिफ का न्यायालय। नाम है न्यायालय का, कोर्ट ऑफ मुंसिफ यानी कि मुंसिफ का न्यायालय। उसी तरह से हमको क्रिमिनल मैटर के अंदर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये देखने को मिलता है क्रिमिनल मैटर के अंदर। क्लियर? तो याद रखिएगा जब सिविल साइड के अंदर लोएस्ट लेवल के कोर्ट की बात की जाए तो वो हमारा कोर्ट कहलाता है कोर्ट ऑफ मुंसिफ यानी कि मुंसिफ का न्यायालय, सबसे छोटा कोर्ट जो कि सिविल मैटर के अंदर किसी भी राज्य के अंदर होगा हमारा। और फिर क्रिमिनल साइड के अंदर बात कर ली जाए तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारा न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जो कि किसी भी पर्टिकुलर राज्य में सबसे छोटा आपराधिक मामलों का कोर्ट होगा। सबसे छोटा क्यों बोला? क्योंकि सर इनकी जो लिमिटेशन है वो हमने बहुत कम रख रखी है। कैसे? कि सर ये जो हमारा कोर्ट रहेगा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये केवल 3 साल तक के मामलों को ही सुन सकता है, इससे ज्यादा सुन नहीं सकता। इससे ज्यादा हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता हमारा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर। जब भी कोई मामला इनके पास आएगा तो ये सिर्फ उन्हीं मामलों को सुनेंगे हमारा जो 3 साल तक की ही सजा का प्रावधान रखते हो। अगर इससे कम होगा तो ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो फिर आपके पास नहीं आएगा, इससे जो हायर कोर्ट था उनके पास चला जाएगा। वहीं अगर बात कर लिया जाए कोर्ट ऑफ मुंसिफ जो है हमारा, वो कितने तरह के मामलों को सुन सकता है? क्या इसके लिए भी कोई लिमिटेशन लगा रखी है? जी बिल्कुल, इसके लिए जो लिमिटेशन लगा रखी है वो 3000 रुपए तक के फाइन की लिमिटेशन लगा रखी है। सर आप जब कोई पर्टिकुलर मामला सुनोगे तो ऐसे ही मामला सुनोगे जिसमें फाइन की जो लिमिट है वो 3000 रुपए तक की हो। अगर 3000 रुपए से ज्यादा का कोई पर्टिकुलर जुर्माना होगा, किसी कानून में ऐसा लिख रखा है, तो उस तरह के मामले आप सुन नहीं सकते, भले वो सिविल मैटर भी क्यों ना हो जाए। मान लो कि जैसे मकान मालिक और किराएदार के मामले को लिया जाए, कल को कोई विवाद हो जाए, इस वजह से मान लो कानून में लिखा है हमारा कि 15000 रुपए का जुर्माना लगेगा, तो ये कोर्ट हमारा सुन नहीं सकता। या लेबर कोर्ट्स की बात कर ली जाए, मान लो हमारा कोई लेबर कोर्ट है, वहां लिख रखा था कि भैया अगर किसी वजह से हमारे फैक्ट्री के मालिक ने अपने वर्कर को इतना पैसा नहीं दिया तो उस पर 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये भी एक तरह का सिविल मैटर ही हो गया हमारा। तो क्या ये कोर्ट सुन सकता है कोर्ट ऑफ मुंसिफ उस मामले को? आंसर है नहीं, नहीं सुन सकता। क्योंकि सर आप उन्हीं मामले को सुन सकते थे जिसमें सजा का प्रावधान 3000 रुपए तक का देखने को मिलता हो। या क्रिमिनल मैटर्स की बात कर ली जाए तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान देखने को मिलता है। ये सबसे लोएस्ट कोर्ट हमारे हमको देखने को मिलता है। तो वापस से रिवाइज कर देता हूं ताकि चीजें आपको क्या हो जाए, हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देश में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद हमको देखने को मिलता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद हमको देखने को मिलता है हमारे लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट एक नहीं होता है, अलग-अलग स्तर होते हैं और डिपेंडिंग ऑन द केस अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं। सिविल मैटर्स की बात कर लेते हैं तो नाम अलग रहेगा, क्रिमिनल मैटर्स की बात कर लेते हैं तो कोर्ट्स का नाम हमको अलग देखने को मिलता है। जब सिविल मैटर्स के अंदर हम चर्चा करते हैं तो सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट होता है हमारा या हाईएस्ट जो जज होता है हमारा, उस जज का नाम क्या होता है या उस कोर्ट का नाम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
क्या कहता है डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहीं अगर क्रिमिनल मैटर्स की बात कर ली जाए हमारा तो सेशन कोर्ट या सेशन जज हमारे यहाँ पर व्यक्ति की पोस्ट का नाम रहेगा। कोर्ट होगा तो सेशन कोर्ट और जज साहब होंगे तो सेशन जज। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट जज का कोर्ट हमारा। ठीक है, और अगर ये चीज़ नहीं हो हमारा क्रिमिनल मैटर हो जाए तो क्या नाम है, क्रिमिनल मैटर हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल सही कहा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शॉर्ट में लिखूंगा हमारा कोर्ट। क्लियर। अब ये अंतिम पार्ट की बात कर ले सबसे लोएस्ट, ये तो सबसे हाईएस्ट था एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये मिडिल में देखने को मिला, बीच में हमको स्तर, और सबसे लोएस्ट बात करें सिविल वाले पार्ट के अंदर हमारा तो फिर कौन सा आता है कोर्ट ऑफ मुंसिफ यानी कि मुंसिफ का न्यायालय। कितने तरह के मामलों को सुन सकता है हमारा, सिर्फ 3000 रुपए तक के फाइन के मामलों को सुन सकता है। वहीं अगर इनकी बात कर ले क्रिमिनल मैटर्स के अंदर हमारा तो ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वंस अगेन शॉर्ट में लिख देता हूं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट देखना। ये हायरार्की आपको लोअर कोर्ट्स के अंदर किसी भी राज्य में देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर भी, इनके बीच में बहुत सारे स्तर होते हैं अलग अलग। मान लो जैसे मुंबई जैसे महानगर की बात कर ली जाए हमारा तो वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एक सिर्फ छोटे से पर्टिकुलर मुंबई के लिए, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर कुछ और कोर्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं इनके बीच के अंदर, लेकिन ये साइज पर डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर जगह के कितने लोग हैं हमारा, तब ये नंबर चेंज होता है हमारा। लेकिन नॉर्मली ये 3 स्तर आपको देखने को मिलता है। बाकी जो भी और कोर्ट्स होते हैं वो सब इन्हीं के पार्ट्स होते हैं हमारे, यानी कि इन्हीं के और छोटे-छोटे हिस्से कर रखे होते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको ये 3 स्तर पता होना चाहिए जो हर राज्य में सिमिलर है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जनसंख्या कितनी है, फर्क नहीं पड़ता आपकी साइज कितनी है राज्य के हमारा। ये 3 तरह के हमको कोर्ट सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल मैटर्स में अलग-अलग दिखाई देते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ये है हमारा पहला तो स्ट्रक्चर का पर्टिकुलर पार्ट कि सर कितने तरह के न्यायालय होते हैं लोअर कोर्ट के अंदर हमारा और उनका नाम क्या-क्या है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अकॉर्डिंग। कोई भी नाम कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हां, नियुक्ति कौन करता है उसी के ऊपर आ रहा है बिल्कुल। हाँ, सिविल मैटर होगा तो इस पार्ट के अंदर जाएगा, जैसा भी मैंने देखा आपको बताया। सिविल वाले पर्टिकुलर मामले होंगे हमारा तो वो इस वाले तरह के पर्टिकुलर कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। क्रिमिनल मामले होंगे तो इस तरह के कोर्ट में जाएंगे। अब मान लो कि कोई ऐसा पर्टिकुलर केस हुआ जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल तक की सजा का है, तो आप बताएं इनमें से कौन से कोर्ट्स के अंदर जा सकता है वो मामला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले अगर मामला लेकर जाना हो तो कहाँ जा सकते हैं, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइम कर दिया जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल तक का है। बिल्कुल सही कहा कि सर यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे हमारे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। क्यों? क्योंकि सर ये भी सुन सकता है और ये भी सुन सकता है। 7 साल तक की सजा के प्रावधान की बात कर ले तो हमारा तो पहले यहाँ जाओगे फिर अपील करते हुए यहाँ जाओगे, और यहाँ की बात पसंद नहीं आए तो हाई कोर्ट और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि सर ये 3 साल तक की सजा का प्रावधान हमारा लगता है, इससे ज्यादा के मामले सुन नहीं सकता हमारा। राहुल गांधी जी के केस के अंदर जो कोर्ट हमारा चर्चा में था वो अंतिम वाला पर्टिकुलर कोर्ट चर्चा में था, यानी कि एक राज्य में जो सबसे छोटा कोर्ट होता है, जो गुजरात के सूरत में सबसे छोटा जो कोर्ट था हमारा, उस कोर्ट में सजा सुनाई थी। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर राहुल गांधी को अपील भी करनी है हमारा तो सीधा हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले उनको उस अपील को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। फिर वहां का अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो ठीक, नहीं तो फिर और आगे जाना पड़ेगा, सेशन जज के पास जाना पड़ेगा। वहां का फैसला आता है तो ठीक, नहीं तो हाई कोर्ट जाओ, देन सुप्रीम कोर्ट जाओ, यानी कि लंबा प्रोसेस है। यही वही कारण देखने को मिलता है कि फिलहाल के लिए राहुल गांधी जी की तरफ से किसी ने अपील नहीं करी, क्योंकि उनको पता है कि अगर अपील करेंगे तो अपने आप में समय लगेगा। 30 दिन का समय दिया गया बेल देते हुए हमारा, तो वंस अगेन जब 30 दिन के आसपास की सीमा खत्म होने वाली होगी तब अपील कर दी जाएगी। लेकिन मान के चलिए अगले 3 से 4 महीने तक ये जो अपील का मामला है और सुनवाई का मामला है वो केवल और केवल इन्हीं 3 के बीच में घूमता रहेगा। हाई कोर्ट तक जाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही। क्यों? जिसने सजा दी है वर्तमान में वो सबसे लोएस्ट वाले कोर्ट ने दी है हमारा, जो सूरत के अंदर एग्जिस्ट करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट। तो जब सबसे छोटे कोर्ट ने दिया है तो आपको हाई कोर्ट तक जाने के लिए वो सारे प्रोसेस को पास करना पड़ेगा हमारा। यही वो रीजन है कि फिलहाल के लिए किसी ने अपील नहीं किया, राजनीतिक रूप से भी इस पर्टिकुलर चीज को हमारा देखा गया। लेकिन अपील करेंगे देर सवेरे से, जब भी करना होगा अपील तो करेंगे करेंगे, अदरवाइज बिल का 30 दिन का समय हमारा कैंसिल हो जाएगा। या ये चीज क्लियर है? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, तो मैंने रिवाइज भी कर दिया। कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सर अगर वो केस रिवोक हो जाएगा तो उनकी लोकसभा सीट का क्या होगा? देखो ममता, फिलहाल के लिए नियम यही कहता है कि अब आपको स्टे लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पहले चले जाते हमारा वो लोकसभा की मेंबरशिप जाने से पहले चले जाते, क्योंकि न जाने क्यों नहीं गए, क्या सोच के उनका अपना थिंकिंग होगा, तो फिर ये लोकसभा की जो सीट का जो हमारा वो स्टे था ऑटोमेटिकली आ जाता। अब उस चीज पर स्टे लगने से कुछ नहीं होगा। अब आपको या तो अपने ऊपर लगा कि पर्टिकुलर मामले को हमारा अपने आपको दोषी साबित निर्दोष साबित करना होगा हमारा, या फिर उस मामले के ऊपर ही कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगवा लो कि सर ये वर्तमान में इसके अंदर तथ्यों के अंदर कमी थी, इसलिए हम उसको ढंग से एनालाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सजा को रद्द किया जाता है और हायर कोर्ट उसको सुनेगा। वहां तक पहुंचने में समय लगेगा क्योंकि अभी सारा मामला जुडिशियल में लोअर पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर कल को वो मान लो रिवोक हो जाती है सजा किसी भी लेवल के ऊपर आकर के, तो लोकसभा की सीट को हमारा वापस देना पड़ेगा, बहाल करना पड़ेगा, ऐसा नियम कहता है। लेकिन ऐसा होगा इमीडिएटली, जितनी इमीडिएटली आपने वो सीट हमारा छीनी थी यानी मेंबरशिप कैंसिल की थी, वो एक सवाल या निशान है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा उस पर्टिकुलर सजा को या हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर सजा को हमारा इस तरह से रिवोक कर दिया कि भैया ये चीज सही नहीं थी, तो इमीडिएट जिस रफ्तार से सीधी की सजा थी उस रफ्तार से वापस मिल जाए सीट, वो कई बार हुआ नहीं भी है, ऐसा हमने होते हुए देखा है। तो मे बी पॉसिबल कि वो आने वाले समय में अंदर मान लो अगर कल को रिवोक कर भी देते हैं तो जितनी जल्दी हम उम्मीद करते हैं जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 6 महीने चुनाव आयोग को दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाने हैं, यानी मान के चलो सितंबर का महीना रहेगा हमारा, उसके आसपास ये चुनाव करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर सीट पर। अब वो उस दौरान में अगर रिवोक हो जाती है सजा तो चुनाव लड़ सकते हैं, रिवोक नहीं होती है तो इंतजार करना पड़ेगा तब तक जब तक रिवोक नहीं होती तो किसी और को आना पड़ेगा। नहीं, कंज्यूमर कोर्ट्स अलग चीज होती है, वो अलग पॉइंट रहेंगे। नियुक्ति कौन करता है उसी पर आ रहा है हमारा कि कौन सा केस है किस कोर्ट में जाएगा, वो बता दिया मैंने आपको। इन लोगों की पोस्ट एलिजिबिलिटी उसी पर आ रहा है, अभी एलिजिबिलिटी के ऊपर ही। एक से अधिक जिला न्यायाधीश होंगे तो सर्वोच्च अधिकारी होंगे जिले में, हायरार्की के बेसिस के ऊपर, हायरार्की के बेसिस पे होगा तो व्यक्ति हमारा कोर्ट एक ही उसके अंदर अलग अलग व्यक्ति पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी, लेकिन हायरार्की के बेसिस के ऊपर देखना होता है। फिर उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, अपर, लोअर इस तरह के पार्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, विक्टिम कार्ड क्या होता है? विक्टिम कार्ड का मीनिंग कुछ इस तरह से समझ लो, आपने कुछ गलती करी, मैंने आपको कुछ उसके ऊपर कह दिया, माना कि हाँ आप गलत होंगे उसके ऊपर हमारा, लेकिन मैंने आपको कुछ कह दिया, तो कहीं पर्टिकुलर बात को लेकर के अब आप शो कर रहे हैं कि कोई ये चीज कैसे कह दी गई, हमारा हमको गलत कह दिया, उसको विक्टिम कार्ड कहते हैं। ये पॉलिटिकल काम चलती रहती है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं, हर कोई फायदा उठाना चाहता है उस चीज का। वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर ये जो हमारे व्यक्ति यहाँ पर ओवरऑल अलग अलग स्ट्रक्चर देखा, इनकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे नियुक्ति की जाती है, तो इसके बारे में सबसे पहली बात लिखी है आर्टिकल नंबर 233 233 क्या कह रखा है? गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट पोस्ट एंड प्रमोट्स डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट। राज्य का राज्यपाल उसी राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके, उच्च न्यायालय से, कॉलेजियम से नहीं, उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, उस पर हमारा पद और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन करने का काम करता है। यानी कि जिम्मेदारी किसकी हो गई? गवर्नर की। क्या पहले वाले पर्टिकुलर पार्ट में कहीं सरकार का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति था? नहीं, हाई कोर्ट के अंदर भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नहीं था, कॉलेजियम के थ्रू देखने को मिल रहा था। लोअर कोर्ट्स के अंदर जब बात आती है डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने की, यानी कि सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज जो हमारे हैं उनको अपॉइंट करने की, ये सबसे हाईएस्ट वाले दो की बात कर रहा हूं, ओनली इनकी, ओनली इन दो की। जब इन दोनों की नियुक्ति की बात आती है तो वो नियुक्तियां कौन करता है? गवर्नर करता है और हाईकोर्ट की सलाह पर करता है। ये जो नाम हाईकोर्ट के द्वारा बताया जाएंगे उन्हीं का कंसल्टेशन हमारे यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा और गवर्नर को नियुक्त करना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट के यहाँ पर जब हमारा कुछ व्यक्तियों का नाम बताता है तो कोई ना कोई तो क्वालिफिकेशन होगी जिसके अकॉर्डिंग नाम बताया गया है। बिल्कुल, सबसे पहला
वो व्यक्ति जो पहले हमारा इस पर्टिकुलर पोस्ट पर आने वाला है, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के रूप के अंदर, जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश के रूप में, वो व्यक्ति पहले से केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी काम नहीं कर रहा हो केंद्र की हमारे सेंट्रल की गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर। मतलब कैसे? क्या वकील नहीं होना चाहिए, सरकारी ऐसी बात की जा रही है? सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला वकील नहीं होना चाहिए। जैसे कि एडवोकेट जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, न्यायवादी महाधिवक्ता होता है, उनके नीचे बहुत सारे पर्टिकुलर हमारे वकील और देखने को मिलते हैं जो सरकार की तरफ से केसेस लड़ते हैं। तो ऑलरेडी अगर कोई सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर की गवर्नमेंट के लिए केस लड़ रहा है या सेंटर की स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट की गवर्नमेंट के लिए केस लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर हमारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा, यानी कि वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति इस पोस्ट पर नहीं आ सकते। ये तो पहला कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दिया गया। दूसरा पर्टिकुलर पार्ट क्या दिया गया, वो एडवोकेट रहा हो हमारा, एटलीस्ट कम से कम 7 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वकील हो हमारा, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास हमारा? 7 साल का, लेकिन सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, पहले से इनकी सेवा के अंदर नहीं है। तो अगर कोई प्राइवेट हमारा प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति भी हुआ जो कि 7 साल का एक्सपीरियंस रखता है, उस व्यक्ति को भी यहाँ पर एलिजिबल हम मान सकते हैं कि सर आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारा अपॉइंट किया जाता है। बस आप ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बाहर से मान्यता ले भी रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने सरकार के एग्जाम भी क्लियर कर दिए, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सरकारी वकील भी हो, लेकिन सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, सरकार आपको किसी और तरह के पर्टिकुलर मैटर्स में यूज करती है, आप उनकी मान्यता उनसे परमिशन लेकर के हमारे हिस्से पर सिर्फ कुछ और केसेस में जाकर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, वो चलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के केस आप लड़े तो अलाउड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करके हमें वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सरकारी वकील भी हो, लेकिन सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, सरकार आपको किसी और तरह के पर्टिकुलर मैटर्स में यूज करती है, आप उनकी मान्यता उनसे परमिशन लेकर के हमारे हिस्से पर सिर्फ कुछ और केसेस में जाकर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, वो चलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के केस आप लड़े तो अलाउड नहीं किया जाएगा। तो अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में हो या फिर आप हमारा वकील तो हो मान्यता प्राप्त, लेकिन सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हो किसी भी केस में या नहीं किया है किसी भी केस में, तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपका नाम कंसीडर किया जा सकता है। और रिकमेंडेशन किसको द्वारा दिया जाएगा? हमारा हाईकोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट रिकमेंड करे 7 साल की कम से कम आपकी एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस हो और पहले से आप केंद्र या राज्य की सरकार के सेवा के अंदर नहीं हो, तभी आप डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज हमारा बन सकते हैं। अब ये तो है कंडीशन उन पर्टिकुलर जजेस के लिए जो कि सिर्फ इस लेवल पर काम करता है। ये वाला सबसे हाईएस्ट जो पर्टिकुलर पोस्ट हमने देखी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके लिए, इसके अलावा नहीं। लेकिन इनके नीचे है, उनका नंबर कैसे आएगा? वो कैसे आता है हमारा? उनका तरीका है हमारा जो अलग से मेंशन कर रखा है, और वो कहता है कि सर 234 के अंदर हमारा एग्जाम करवाया जाए। क्या कहता है? द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट अदर जजेस टू द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज आफ्टर कंसल्टिंग विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। एग्जाम होते हैं हमारे राज्य में जुडिशरी के, जैसे यूपीसी होता है वैसे यूपीसी का जे भी होता है, बिहार पीसी जे भी होता है, हर राज्य का अंदर इस तरह का एग्जाम देखने को मिलता है। ये वही एग्जाम होता है। सर वो किस पर्टिकुलर पोस्ट पे जाता है? तो सर सेशन जज को और डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ करके बाकी के जो पोस्ट होते हैं हमारे, उनके अंदर सीधी नियुक्ति की जाती है। एग्जाम हमारे यहाँ पर कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। गवर्नर क्या करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा, नियुक्ति करेगा, लेकिन वो किसकी सलाह पर इस तरह की चीजें की जाएगी? तो पीसीएस हमारा एग्जाम करवाएगा, हाई कोर्ट हमको बताएगा कि कितनी पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, और फिर जो भी हमारी सीट पर एग्जाम करवाएगा पीसीएस के द्वारा, उसको क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को अपॉइंट करेंगे कौन? गवर्नर को। ऐसे हमारी ये पोस्ट को फिल किया जाता है। किसी को कोई डाउट है किसी तरह का, कोई भी पॉइंट में तो प्लीज पूछिए। तो याद रखिएगा सबसे पहला पर्टिकुलर पार्ट हमारा कि ये जो 2 जजेस हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर में सबसे हाईएस्ट, वो हमारे एग्जाम के थ्रू नहीं आते। उनकी क्वालिफिकेशन है सिंपल सी, क्या? जैसे हाई कोर्ट रिकमेंड करे 7 साल वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस हो हमारा, और पहले से सरकारी सेवा में नहीं हो, सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट की सेवा में नहीं हो, तो आपको हाई कोर्ट रिकमेंड करता है, तो फिर हमारा गवर्नर महोदय क्या कर देते हैं, यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इनके नीचे की अगर हमारी बात कर ली जाए, ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे, ये एग्जाम्स के थ्रू हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप एग्जाम देंगे और सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको गवर्नर हमारा नियुक्त करेंगे। 234 नंबर आर्टिकल हमको ये चीज कहता है। सरकार का वो वकील जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अश्विनी, यानी कि सरकार की तरफ से केस लड़ता हो, वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन सकता या सेशन जज नहीं बन सकता। बाहर से मान्यता प्राप्त है या प्राइवेट प्रैक्टिस भी हमारा वहाँ पर कर रहा है, वो व्यक्ति हमारा क्या कर सकता है? जरूर मान्यता वो हमारा एलिजिबल हो सकता है, लेकिन अगर आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, नाम कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप पहले से उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर है। प्राइवेट प्रैक्टिस हो तो चलेगी, प्राइवेट प्रैक्टिस हो तो बिल्कुल चलेगा। नीचे वाले जज भी तो डीजे बन सकते हैं, फिर वो आगे से आगे पॉसिबल हमारा हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। अगर कल को प्रमोट करने की नौबत आई गोपाल तो, लेकिन सीधा डीजे नहीं बनेगी कि प्रमोट करते करते डीजे बना दो। डीजे बनाने के लिए कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, देना पड़ा डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 7 साल वकील के रूप में एक्सपीरियंस रहा हो हमारा, एंड देन हाई कोर्ट ने नाम आपको कंसीडर किया रखा होगा, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। प्रमोशन नो डाउट यहाँ पर भी किया जा सकता है हमारा, लेकिन पहले आप कहीं ना कहीं जज बनने से पहले आप कहीं ना कहीं वकील जरूर रहे होंगे हमारे, वो कंडीशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जज बन लिए, मान लो सीधा ही इमेजिन करो कि आप सीजीएम बन गए सीधा, 7 या 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया और कह दिया भैया आजा तुमको हम डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज बना देते हैं। ऐसा प्रमोशन सीधा देखने को नहीं मिलता है हमारा, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है। अगर पहले आपके पास एक्सपीरियंस रहा होगा 7 साल के आसपास का समथिंग हमारा कम से कम, तो फिर आप जब हमारा सीजीएम भी बन गए हो तो भी नाम कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन यूं नहीं एक्सपीरियंस है नहीं वकील के रूप में, सीजीएम बन गए हो, आप एग्जाम देकर के सेलेक्ट हो गए इसलिए, एंड देन आपको हमारा सेशन जज बनाया जा रहा है, वो कंडीशन में नाम काउंट नहीं होगा। तो ये कंडीशन क्लियरली बात करती है कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो 7 साल का एडवोकेट के रूप में आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये तो हो गया इनका सिंपल सा पर्टिकुलर आर्टिकल जो आपको हमारा पता होना चाहिए। अब एक पॉइंट और आता है कि सर ये जो जितने भी हमारे अलग-अलग हायरार्की के बेसिस के ऊपर लोअर पोस्ट बना रखे हैं, इनके अंदर कल को कोई भी प्रमोशन का डिसीजन लेना हो तो फिर वो कैसे लिया जाएगा? या कितने अधीनस्थ न्यायालय बनाने हैं? जैसे नॉर्मली 3 होता है, कोई जिला बहुत बड़ा हो गया, मुंबई जैसा शहर हो गया, वहाँ पर तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोर्ट भी ज़्यादा चाहिए होंगे, संख्या भी तय करनी होगी। वो सब चीज़ें हमारा कौन यहाँ पर तय करता होगा? वो सब पर्टिकुलर पार्ट हमारा क्या रहता है? तो उसके लिए लिखा है कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 235 नंबर आर्टिकल के अंदर कहता है हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय बेसिकली वो हमारी अथॉरिटी रहेगी जो जजेस के अलावा जो भी आपको बाकी की पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि क्लर्क की, स्टेनोग्राफर की, टाइपिस्ट की, वो जो भी एग्जाम्स अलग-अलग और होते हैं कोर्ट में, वो सब कौन करवाता है? हमारा हाई कोर्ट कंडक्ट करवाएगा। उसमें जब प्रमोशन की बात आएगी हमारा, वो भी हाई कोर्ट ही करवाएगा, और जब छुट्टी देने की बात आएगी, लीव की बात आएगी हमारा, वो भी हाई कोर्ट ही तय करेगा। यही वो रीजन देखने को मिलता है। थोड़ा समय पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था एडिटोरियल के अंदर, पेंडिंग केसेस क्यों है, वहाँ पर एक रीजन था हमारा लीव। कि सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस छुट्टी पर बहुत ज़्यादा रहता है, काफी लंबे समय तक बहुत लंबा गैप रहता है, लेकिन ये चीज़ हमारा लोअर कोर्ट्स के अंदर नहीं होता है। जैसा कि पेंडेंसी और केसेस तो वहाँ पर रहता है हमारा। ऐसा क्यों है कि उनको तो वो अधिकार मिला, इनको नहीं मिला, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ये लीव लेने का अधिकार भी हाई कोर्ट तय करता है कि आपको कितनी साल में छुट्टियां मिलेगी। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है, उनका सर्कुलर अलग होता है, और लीव के सिनेरियो के अंदर यहाँ पर हमको अलग पार्ट देखने को मिलता है। इसलिए हर राज्य के अंदर जब लोअर कोर्ट्स की बात की जाती है तो लीव का नंबर भी अलग-अलग लग जाता है, छुट्टियों का नंबर भी अलग-अलग लग जाता है। तो जब कभी भी हम बात करेंगे हमारे इन लोअर कोर्ट्स की, यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों की, वहाँ पर जो जजेस के अलावा नियुक्तियां हैं, जो कि नॉर्मल बाकी काम करने के लिए हमको चाहिए होंगे, जो एग्जाम्स होते भी है, वो सब हमारे कौन कंडक्ट करवाएगा? हाई कोर्ट तय करेगा, और प्रमोशन भी हाई कोर्ट ही तय करेगा। कितनी छुट्टियां देनी है वो सब हमारा कौन तय करेगा? हाई कोर्ट ही यहाँ पर तय करेगा। उसी के क्षेत्राधिकार के अंदर हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। कौन कहता है ये बात? 235 नंबर आर्टिकल हमको ये पॉइंट कहता है। किसी को कोई डाउट किसी तरह का? रजनीश मान लो पहले से उन्होंने हमारा फॉर एग्जांपल पहले वकालत की हो,
मतलब एग्जाम देने से पहले वकालत की हो, मे बी पॉसिबल, तो एक्सपीरियंस तो आ ही जाएगा। हो सकता है सीधा भी आप हमारी चीजें बन के ग्रेजुएट हुए, एलएलबी करी, मन किया तो एलएलबी किया, तो एलएलबी तो कर लिया, एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गए, तो आप फिर हमारा सेशन जज की पोस्ट पर प्रमोट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 7 साल का वकील के रूप में एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको वो पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए तो वकील के रूप में एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी है। यही वो रीजन देखने को मिलता है कि लोअर कोर्ट्स के थ्रू बहुत कम प्रमोशन देखने को मिलता है। बहुत रेयर रेयर केस में प्रमोशन देखने को मिलता है। इसलिए फिर होता क्या है, दूसरा रास्ता भी अपनाया जाता है कि कई लोग यहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद में जॉब छोड़ देते हैं, फिर अपने आप को हाई कोर्ट के वकील के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं, फिर हाई कोर्ट के वकील के रूप में एस्टैब्लिश करके ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन में आ जाता है हाई कोर्ट के अंदर जज बनने को लेकर के, या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने को लेकर के। तो नहीं तो कई सारे लोग हमारे इसी पर्टिकुलर कोर्ट के लेवल तक नियुक्ति करेगा, कैसे एग्जाम होगा और किसके कंट्रोल में रहेगा, इससे ज्यादा हमारे संविधान में ट्रांस पाओगे एग्जाम पर्टिकुलर कोर्ट का भी कंपल्सरी है, सीधा तब हमारा कौन तय करेगा, हाई कोर्ट ही यहाँ पर तय करेगा। उसी के क्षेत्राधिकार के अंदर हमको ये चीज देखने को मिलेगी। कौन कहता है ये बात? 235 नंबर आर्टिकल हमको ये पॉइंट कहता है। किसी को कोई डाउट किसी तरह का? रजनीश मान लो पहले से उन्होंने हमारा फॉर एग्जांपल पहले वकालत की हो, मतलब एग्जाम देने से पहले वकालत की हो, मे बी पॉसिबल, तो एक्सपीरियंस तो आ ही जाएगा। हो सकता है सीधा भी आप हमारी चीजें बन के ग्रेजुएट हुए, एलएलबी करी, मन किया तो एलएलबी किया, तो एलएलबी तो कर लिया, एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गए, तो आप फिर हमारा सेशन जज की पोस्ट पर प्रमोट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 7 साल का वकील के रूप में एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको वो पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए तो वकील के रूप में एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी है। यही वो रीजन देखने को मिलता है कि लोअर कोर्ट्स के थ्रू बहुत कम प्रमोशन देखने को मिलता है। बहुत रेयर रेयर केस में प्रमोशन देखने को मिलता है। इसलिए फिर होता क्या है, दूसरा रास्ता भी अपनाया जाता है कि कई लोग यहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद में जॉब छोड़ देते हैं, फिर अपने आप को हाई कोर्ट के वकील के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं, फिर हाई कोर्ट के वकील के रूप में एस्टैब्लिश करके ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन में आ जाता है हाई कोर्ट के अंदर जज बनने को लेकर के, या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने को लेकर के। तो नहीं तो कई सारे लोग हमारे इसी पर्टिकुलर कोर्ट के लेवल तक किया जाता है। बहुत रेयर केस के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर मामला आपको देखने को मिलेगा जहाँ किसी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति को जो कि हमारा मान लो 10 साल का है, 7 साल का, कम से कम वकील के रूप में एक्सपीरियंस लेकर आया हो, फिर उसको हमने जैसा बनते देखा हो, फिर जब से सेशन बनते देखा हो, लेकिन उसके पीछे 7 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस था, फिर वो प्रमोट होते होते आगे गया। ऐसा बहुत कम इंसिडेंसेस देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट नगण्य जितनी भी अभी तक हमारी अपॉइंटमेंट हुई है वो लेकर के। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम देकर के बने हो, हमारे जैसा उस पर्टिकुलर पोस्ट पर आए हो, सीजीएल की पोस्ट पर आए हैं, तो फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस मे बी पॉसिबल नहीं होगा जो होना चाहिए। तो इसलिए आप उससे ज्यादा आगे जा नहीं पाओगे। ओवरऑल लाइफ टाइम आप उसी पर्टिकुलर तरह के हमारे केसेस को सुनते रहोगे, उसी लेवल पर रह करके। हाँ, वो जरूर है कि एक सीमा के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर करते रहेंगे और आपकी पे स्केल को बढ़ाता दिया जाएगा। इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? चले आगे? कोई डाउट किसी तरह का? कोई भी पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है। अब ये तो हो गया छोटा सा पार्ट कि सर किस तरह की स्थिति हमको लोअर कोर्ट के अंदर दिखाई देती है। हमारे संविधान बहुत सिंपल सा शॉर्ट टर्म के अंदर बताता है कि भैया कौन नियुक्ति करेगा, कैसे एग्जाम होगा और किसके कंट्रोल में रहेगा। इससे ज्यादा हमारे संविधान में बता ही रखा है। ये हायरार्की भी हमने डिस्कस करी, हमारे संविधान में नहीं दे रखी है। ये हर राज्य में सिमिलर होती है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली चर्चा की हमारी। क्लियर? ये नंबर चेंज भी हो सकता है। ये तो हुआ वो फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स में है। अब आता है कुछ और सवाल कि सर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है लोअर कोर्ट्स के ऊपर कि केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। कितना? तो बहुत पुराना डेटा है हमारे पास, नया डेटा गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया। 2018 का डेटा है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड नाम की एक संस्था है, जो कि बेसिकली हमारा यही बताती है कि किस पर्टिकुलर कोर्ट में कितने तरह के मामले हमारे चल रहे हैं, अलग-अलग कैटेगरी, कितने सालों से चल रहा है, कौन उनको सुन रहा है, कब तक मामला आगे तक बढ़ चुका है, कितने पेंडिंग है, कितने हमारे सॉल्व कर दिए गए, उस सब तरह का डेटा यहाँ पर इस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर 2018 में ये बताया गया था कि सर सबअर्ड कोर्ट जो है, अधीनस्थ न्यायालय के जो अलग-अलग कोर्ट्स पड़े, वहाँ पर पेंडिंग केसेस का जो नंबर है वो 93 करोड़ 93 करोड़ मामले पेंडिंग है। नंबर गलत नहीं पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो। 93 करोड़ मामले इन सभी कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जिलों में चल रहे हैं। उसी तरह से 49 लाख मामले हमको नजर आते हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग, और 57-58 हज़ार के आसपास सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले हमको पेंडिंग नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमको दिखाई देते हैं जो कि हमारे 5-5 साल से भी पेंडिंग चल रहा है, यानी कि जब तक उनका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो वाला पर्टिकुलर पार्ट हमको देखने को मिलता है। सिमिलर हमको हाई कोर्ट के अंदर भी स्थिति नजर आती है। 2009 में लॉ कमीशन ने उस समय के पेंडिंग केस, 2009 की पेंडिंग केसेस के अकॉर्डिंग कहा था कि जिस पेस से हम लोग चल रहे हैं, मतलब जो मामले आ रहे हैं और जितने इनमें सुनवाई होकर के मामला निपटाया जा रहा है, जिस पेस से हम चल रहे हैं, तो उन मामलों को निपटाने के लिए 2009 में कहा था 464 साल लग जाएंगे उस समय के अकॉर्डिंग। तो सोचो 2009 में लॉ कमीशन ये कहता है कि जितने मामले पेंडिंग है उसी जजेस की संख्या को थोड़ा रखा जाए, सेम पेस से मामले आते रहे, सेम पेस से मामले सुलझते रहे, तो 464 साल लगेंगे उन मामलों को सुलझाने के लिए। अब ये डेटा है गवर्नमेंट का 2018 का, तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा नंबर नजर आ रहा है, तो और ज्यादा समय लग जाएगा। अगर लॉ कमीशन एक और रिपोर्ट जारी करते तो 500-600 साल तो हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट हमारे। और 2023 को अगर काउंट कर लिया जाए, बेसिकली चल रहा है हमारा 22 तक के डेटा को देखें, तो ऑलमोस्ट ये नंबर हमारा 60 के आसपास अलग-अलग जगह पर क्रॉस कर गया होगा। ये 50 लाख क्रॉस कर गया होगा, ये 60,000 होगा। डेटा लेटेस्ट है नहीं, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। जितना पुराना है उसी को यूज करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये मेंस के लिए आपका काम आएगा जब आप आंसर लिखोगे, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, तो बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के अंदर कितने पेंडेंसी ऑफ केसेस है। लेकिन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो एक रेफरेंस है। पॉइंट आता है क्यों? कारण कि सर इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग हमको क्यों देखने को मिलता है? ऐसा क्या वो रीजन नजर आता है वर्तमान के अंदर हमको हमारे जुडिशियल सिस्टम में, खास करके लोअर कोर्ट के अंदर, कि ये हमको इतने ज्यादा पेंडिंग नजर आता है? बिल्कुल सही कहा, एक स्टार से दूसरे स्टार पर जाने जैसा लगा है। वैसा ही मामला है। सबसे पहली कमी है सर शॉर्टेज ऑफ जजेस की, न्यायाधीशों की कमी। ये सबसे पहला एक इशू नजर आता है। क्या? एक डेटा ये बताता है कि सर जितने भी हमारे सब ऑर्डिनेट पोस्ट है, वहाँ पर जो रिक्वायर्ड पोस्ट है, यानी जितनी जरूरत हमको होनी चाहिए थी जजेस की, उसमें हमको 5580 यानी कि कुल रिक्वायर्ड का ऑलमोस्ट 25% पोस्ट खाली नजर आ रही है। मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उसका सिर्फ हमारा फिलहाल के लिए 75% फिल है, 25% फिलहाल हमको खाली नजर आता है। कितना? 5580 पोस्ट खाली पड़ी है। अपना आप में नंबर ज्यादा है, भर दोगे तो थोड़ा भला हो जाएगा। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट ये बताती है कि सर जी भारत के अंदर हमारा 2009 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर पर मिलियन पर, यानी हर 10 लाख पर 50 वकील होने चाहिए, यानी कि 50 जज होने चाहिए। यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर जिला जहाँ जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा हमको देखने को मिलती है, तो 10 लाख की पॉपुलेशन तक उस पर्टिकुलर जिले में 50 जजेस की नियुक्ति की जानी चाहिए, जबकि ये नंबर वर्तमान में 20 नजर आता है कितना? 20 होना कितना चाहिए? 50। ये 20 क्यों है? क्योंकि सर पोस्ट खाली पड़े। कितने पोस्ट खाली पड़े? टोटल रिक्वायर्ड का 25% खाली पड़ा है, 5580 पोस्ट खाली पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के अंदर बात की जाए, सब ऑर्डिनेट हमारे कोर्ट्स की बात की जाए तो सर ये खाली क्यों है? कौन जिम्मेदार? अभी बड़ा आपने बताया, कौन जिम्मेदार? क्या इसके लिए जुडिशरी जिम्मेदार है या इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? किसकी रिस्पांसिबिलिटी थी ये फिल करने का? एग्जीक्यूटिव की, यानी सरकार की, या जुडिशरी की? एग्जाम किसको कंडक्ट करवाना था? पीसीएस को। करवाया क्यों नहीं? हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जाएगा ना, सर कितनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है? पोस्ट तो सामने दिख रही है 5580, तो फिर पीसीएस से करवाया क्यों? यही तो पॉइंट पढ़ा अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले। कहाँ गया भैया?
कंसल्टिंग विद द स्टेट डीसीएस एंड द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने तो बता दिया इतने कैसे स्पेंडिंग इतनी सीटें हमारे पास खाली चल रही है, तो आपने यहाँ पर क्यों एग्जाम नहीं करा? अगर एग्जाम करवाते तो कंडक्ट हो जाता, गवर्नर नियुक्ति कर देते। तो सरकार यहाँ पर सबसे पहली जिम्मेदार हमको देखनी होती है एग्जीक्यूटिव, स्टेट की गवर्नमेंट क्योंकि रिस्पांसिबल वही थी एग्जाम करवाने के लिए, कि आपने एग्जाम नहीं करवाया। एग्जाम ही नहीं करवाया तो लोग हमारा आए नहीं, जुडिशरी तो खुद भरवाती अपने अकॉर्डिंगली भर चुकी होती, क्योंकि बाकी की जो पर्टिकुलर पोस्ट है जैसे टाइपिस्ट की, स्टेनोग्राफर की, क्लर्क की और भी कोई पार्ट होगा, वो तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो खुद कर रही है अपने अकॉर्डिंगली, उसके एग्जाम खुद ही होते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये वाले तो एग्जाम वो करवा नहीं सकती, उसे आप बता सकती है इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आप समय-समय पर जुडिशरी के एग्जाम क्यों नहीं करवाते? तो आपको नजर आता है 5580 पोस्ट खाली पड़ी है और ये डेटा भी पुराना डेटा 2018 के अंदर वो जो हमारा ग्रिड है उसका डेटा इस्तेमाल किया गया है। तो आज की तारीख में तो नंबर ज्यादा होगा हमारा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शॉर्टेज और क्लियर दिखाई देता है। जिम्मेदार कौन? सबसे पहला पॉइंट स्टेट की गवर्नमेंट। क्लियर? दूसरा पॉइंट लो बजटरी एलोकेशन रिलेटेड टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर बजट के अंदर जो पर्टिकुलर पैसा भी दिया जा रहा है वो भी कितना दिया जा रहा है? बहुत ही कम दिया जा रहा है। कितना? जीडीपी का 0.1% वर्तमान में जुडिशियल इंफ्रा पर खर्च होता है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे कोर्ट्स ऐसे हैं, कई ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो किराए के मकान में चल रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर उनकी बिल्डिंग नहीं है, किराए के मकानों के अंदर हमारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये स्थिति वर्तमान में हमको दिखाई देती है। इसका कारण क्या? कि सर बजट एलोकेट करने की जिम्मेदारी थी सरकार की। सरकार वर्तमान में जुडिशियल इंफ्रा हमारा बनाने के लिए जो पैसा दे रही है, वो दिखने में जरूर आपको कुछ 100 करोड़ या कुछ 1000 करोड़ नजर आ रहा होगा, लेकिन जीडीपी का वो 0.1% नजर आता है। वर्तमान में सरकार ने 880 करोड़ रुपया हमारा लगभग जुडिशियल इंफ्रा पर खर्च करने के लिए दिया था। और ई कोर्स पर जो कि जुडिशियल इंफ्रा का ही एक और हिस्सा है अलग से हमारा, जिसमें डिजिटलाइज करने का पार्ट है, उसमें कुछ हमारा प्रावधान था, फिलहाल के लिए पास नहीं हुआ है। प्रावधान था कि हम 2250 करोड़ के आसपास हमारा देंगे। वो ई कोर्स की बात हो रही है, बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही है, जहां प्रॉपर कोर्स बनाया जाए। ई कोर्ट एक कमरे के अंदर भी एस्टैब्लिश हो सकता है हमारा, जो जहां है वहीं से बैठ करके काम करे। तो वो चीज जहां आप खर्च कर रहे हो, जो आज रिक्वायरमेंट है आपको, उस पर फर्क नजर आता है कि जुडिशियल इंफ्रा आपको बनाना चाहिए था, ताकि वो कैपेसिटी आपको यहाँ नजर आ सके, आप वहां पर हमारा कोर्ट में एस्टैब्लिश करके मामलों को सुन सको। वो नजर नहीं आता। वो 0.1% जो पैसा आप यहाँ पर दे रहे हो ओवरऑल हमारा, वो पैसा काफी कम नजर आता है। ये एक फेलियर यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि सर एडुकेट जब स्टाफ नहीं होगा हमारे कोर्ट के पास में, तो फिर जैसा भी हमारी जो डिसीजन देंगे उनके अंदर भी एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि सारा काम अगर वही देखेंगे तो फिर जुडिशरी के अंदर जो उनका मेन काम है जजमेंट लिखने का, वो पर्टिकुलर काम वो कब करेंगे हमारा, जो कि एक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट काम है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को देखा जाए, समझा जाए एंड देन जाकर के फैसले लिए जाए हमारे। तो ये भी एक चिंता का पर्टिकुलर पार्ट हमको देखने को मिलता है कि सर लो बजट एलोकेशन, यानी कि आपने जो पैसा दिया इंफ्रा बनाने के लिए, ये भी हमारे लिए चिंता का पर्टिकुलर पार्ट है। नहीं अभी वो जगह टाइम नहीं हुआ, आप चिंता ना करें, अभी समय है, राजस्थान के अंदर थोड़ा लेट टाइम है, 7 बजे के आसपास में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गवर्नमेंट बर्डन, गवर्नमेंट केसेस बर्डन, मतलब सरकारी मामलों का बोझ। क्या मीनिंग कि सर सबसे चिंताजनक बात ये है लोअर कोर्ट के साथ में हमारा कि 46% मामले जो पेंडिंग चल रहे हैं वो सरकार ने खुद ही कर रखे हैं। मतलब सेंटर की गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट के ही मामले हमको दिखाई दे रहा है जो कि पेंडिंग कंटिन्यूअसली चल रहा है। कितने पेंडिंग केसेस का ओवरऑल 46%, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सबर्डिनेट कोर्ट हो हमारा, ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर 46% पेंडिंग केसेस हमको सरकार की तरफ से देखने को मिलते हैं। कोई भी छोटा मोटा मामला हुआ सरकार ने केस कर दिया, हम भी कम नहीं है, कोई छोटा मोटा मामला हुआ सरकार पर केस कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जब इस तरह की चीजें देखते हैं कि बहुत सारे केसेस तो सरकार ने खुद ही कर रखे हैं, मामले को निपटाने की बजाय हमारा ये बातचीत से सुलझा ले, थोड़ा सा अधिकारी व्यक्ति हमारा समझा दे, कर दे कुछ हमारा, वो तो होने से बस सीधा केस कर दो, कहानी खत्म। तो वो चीज शो करती है कि सर एक बर्डन जो कि हमने ट्रिब्यूनल बना करके सोचा था कि सरकार के जो प्रशासनिक मामले रहेंगे वो अलग कर देंगे, सरकार के एनवायरमेंटल मामले जो हमारे रहेंगे वो अलग कर देंगे, ट्रिब्यूनल बना के किया, फिर मामले यही आते हुए दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट खुद ही आकर लोगों पर केस कर रही है, जबकि ये काम हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर या एनवायरमेंट के लिए बनाई गई जो ट्रिब्यूनल्स हुआ करते हैं, प्राधिकरण हुआ करते हैं, वहां लेकर जाया जा सकता है, या 2-3 तरह के ट्रिब्यूनल और बना दो, क्योंकि पार्लियामेंट का अधिकार ये करने का हमारा, स्टेट का लाइसेंस भी कर सकता है, वहां हो सकता है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट खुद भी हमारा हर छोटे-छोटे चीज के ऊपर केस कर देती है और वो मामले भी यहाँ पर पेंडिंग हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी हमको देखने को मिलता है कि क्यों इतने केसेस पेंडिंग है। दूसरा पार्ट एक और भी है कि सर इस वजह से होता क्या है, जुडिशरी पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, क्योंकि जुडिशरी ओनली अभी वर्तमान में देखा जाए तो एक काम नहीं कर रही है कि सर जज का जजमेंट चलाने का काम ये किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि जज साहब की नियुक्ति के अलावा कोर्ट के अंदर जितनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है बाकी स्टाफ की, वो हाई कोर्ट ही तय करता है। तो वो तो प्लान करना पड़ेगा भाई कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे करेंगे, बजट कहां से आएगा, क्योंकि बजट तो फाइनली सरकार देने वाली है हमारा, एंड देन एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे, उसको भी समय देना पड़ेगा हमारा। ऑन एवरेज वर्तमान में बात करें तो हमारे जजेस 20 से लेकर के डिपेंडिंग ऑन द प्लेस 150 पर्टिकुलर मामले रोज सुनते हैं। एवरेज निकाल दे तो 70 के आसपास आता है पर बेसिस पूरे देश की हमारी कि 70 मामले रोज सुनते हैं। और जो वर्किंग आ रहे हैं इनके 8 घंटा हमारा लंच का टाइम मतलब, तो 2 मिनट मिलता है ऑन एवरेज हमको एक मामले सुनने को लेकर के, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलती है एवरेज, जगह के अकॉर्डिंग अलग-अलग हो सकता है। तो इतने सारे और काम आपको यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं और केसेस नॉर्मली आते जा रहे हैं और एक्स्ट्रा बर्डन भी आपने यहाँ पर हमारा दे रखा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो काम जो हमारी जुडिशरी करेगी, बाकी के काम भी जो नॉर्मल काम उसके अलावा, फिर अपने उस नॉर्मल काम को कैसे कर पाएगी? वहाँ पर आपने क्यों इनको अलग से हमारा अलग नियुक्तियाँ करने के लिए भागीदार बना रखा है? हाई कोर्ट जो है हमारा वो क्यों हमारे यहाँ पर नियुक्तियाँ करे? जिस तरह से सरकार हमारा जजेस के लिए एग्जाम करवा सकती है, वैसे स्टेनोग्राफर के भी एग्जाम हमारा एग्जाम करा दे, कलर के भी एग्जाम करवा दे, टाइपिस्ट के भी करा दे, हिंदी भाषा वाले और भी वर्टिकल जो भी रहेगा वो सब एग्जाम करा ले। हाई कोर्ट अथॉरिटी क्यों होनी चाहिए जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाने की पर्टिकुलर बोझ भी अपने ऊपर ले? माना उस समय संविधान में लिख दिया गया होगा, उस पर्पस के उस टाइम के अकॉर्डिंग सही रहा होगा, आज तो चेंज किया जा सकता है। एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोर्ट तो खुद कई बार कह चुका है कि सर जी जो बर्डन हमको हमारे ऊपर दिखाई देता है और आपको जो लगता है कि सर जी हम छुट्टियां बहुत ज्यादा मारते हैं, वो जो छुट्टियां है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की, वो इसी में निपट जाती है कि अगली बार जब आपको मिलेंगे 2 महीने बाद में, तो क्या प्लानिंग हम करेंगे। और ये नंबर तो बहुत कम है हमारे जजेस का जो आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि सर 2 महीने के आसपास की लंबी छुट्टी पर जाते हैं। बाहर के देशों में चले जाए तो जो रिवर्स हमारी लोग छुट्टी मनाते हैं हमारे देश, उतना तो सिर्फ काम करते हैं पूरे साल में। अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोर्स चलता है सिर्फ 48 दिन, सारे घंटों को जोड़ दिया जाए पूरे साल का और 24 आवर में कन्वर्ट कर दिया तो साल में 48 दिन ही काम करते हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिका में, यूके में ये हमारा 70 या 72 दिन के आसपास देखने को मिलता है, 8-8 घंटों का पर्टिकुलर पार्ट निकल चले। हम यहाँ पर 200 दिन के आसपास काम करते हैं, हमारा ये एवरेज है। तो जब इतना काम किया जाता है, रात को भी आजकल कोर्ट खुल जाता है, कई सारे मामलों में काम किया है, वो चीज़ शो करता है कि आपने जो एक्स्ट्रा पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट्स का जो जिम्मेदारी दे रखी है, वो भी जुडिशरी पे बर्डन का काम बनती है और जब वो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को निपटाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो केसेस होने चाहिए थे, वो पेंडिंग देखने को हमको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट और भी आता है हमारा, ये क्या लिख दिया, ये गलत पॉइंट लिख दिया, किसी और पार्ट का आ गया, चलो छोड़ो। ये तो हुआ पॉइंट कि क्या पेंडिंग हमको देखने को मिलता है। एक पार्ट और भी है, जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक। हमेशा सरकार की गलती है या ओनली सरकार की गलती है ऐसा भी नहीं, थोड़ी सी गलती कोर्ट की भी है। हमने टॉपिक पढ़ा है जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पर ये चेक किया जाता है कि सरकार हमारा किस तरह से काम कर रही है, एज पर द लॉ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही है तो भैया इस लॉ को हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक कर डिक्लेयर किया जाएगा। ये काम जब कोर्ट करती है उस पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। लेकिन सोच के देखो सरकार के अगर हर तरह के मामले को कोर्ट रिव्यू करने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि ऑलरेडी आपके केसेस पेंडिंग चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप सरकार ने एक फैसला लिया, आपने रिव्यू कर दिया, एक फैसला लिया, आपने रिव्यू कर दिया, तो आपकी जो पावर है आपके पास, आप उसका ओवर यूज कर रहे हो। उस ओवर यूज करने को एक नया टर्म दे दिया, जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक। जैसे जब जुडिशरी हर तरह के मामले के अंदर हमारा इस तरह से अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करेगी, ऑब्वियसली बात है मामले की सुनवाई करनी पड़ेगी। हर मामले की सुनवाई जब करोगे पहले से पेंडिंग केसेस है उसका क्या होगा, रिसोर्स जाएगा, टाइम भी जाएगा। इसलिए कोर्ट को भी सोच समझकर मामलों को रिव्यू करना चाहिए। जहां रिक्वायरमेंट नहीं हो रिव्यू करने की, वहां पर कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर लगे कि उस पर्टिकुलर मैटर के थ्रू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले समय के अंदर, तो फिर आप सो मोटो का स्वतः संज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हो, खुद अपने पास केस मंगवा सकते हो, या फिर कल को इन फ्यूचर कोई पर्टिकुलर घटना घट जाए जिससे लगे कि कुछ हो जाएगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास पीआई लेकर आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि याचिका लेकर आएगा, तो उस याचिका के थ्रू सुन लेना। खुद ही तरह के मामलों को लेकर के आप अगर रिव्यू करने लगते हैं तो उसमें भी नुकसान होता है। हर तरह के मामलों को आपको रिव्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीज करते हैं बार-बार, पता लगा सरकार के 10 में से 7 पर्टिकुलर मामलों को हमने यहाँ पर मंजूरी दी, कोर्ट ने मंजूरी दी, तब जाकर के ये पर्टिकुलर चीज हमारी सरकार ने कह दिया हमने सही किया, तो फिर सरकार पर से भरोसा उठना शुरू हो जाता है जनता का भी कि सर जी हर मामला कोर्ट क्यों जा रहा है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सरकार के लिए थोड़ा-सा हमारा फ्री हैंड देना जरूरी है कि आप अपनी उस पावर का भी मिसयूज ना करो। अगर लगे कि कुछ कानून में गड़बड़ है तभी ऐसा करना चाहिए। पेंडेंसी ऑफ केसेस का एक इशू ये भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी चर्चा किया था, कॉलेजियम। जैसे कॉलेजियम पर भी सवाल उठते रहे, कॉलेजियम ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारा, और ना ही किस तरह से काम करता है ये हमको आइडिया नहीं है। यही वो रीजन देखने को मिलता है जब हायर पर्टिकुलर लेवल पर नियुक्तियां की जाती है और सरकार और कॉलेजियम के बीच में जब हम प्रॉब्लम्स होते हुए देखते हैं यहाँ पर, तो वो एक स्थिति कारण बनती है कि आपको बाकी की कोर्ट से भी, लोअर कोर्ट के अंदर भी टाइमली जजेस देखने को नहीं मिलते। क्यों? हाई कोर्ट के अंदर भी पूरे नहीं है हमारे, तो वो अपने मामले कैसे सुलझाएगी जो पेंडिंग है। जब वही पेंडिंग नहीं सुलझा पा रहे तो उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है, तो वो कब हमारा टाइम निकाल करके नियुक्तियों के लिए समय निकालेंगे, तो वहां पर भी पेंडिंग देखने को मिलता है। सिमिलर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखने को मिलता है कि ऑलरेडी तो वर्तमान में 1+33 34 जज देखने को मिलता है और केस पेंडिंग जो है वो 60,000 के आसपास है अभी हमारा। तो 34 जज कब 60,000 केसेस को निपटाने बैठेंगे हमारा, तो वो भी एक प्रॉब्लम नजर आती है कि सर कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू भी जो नियुक्तियां की जा रही, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी एक तरह से हमारा जुडिशरी की कि टाइम पर वो चीजें की जाए, वो भी हमारा थोड़ा ढंग से नहीं हो पा रहा है। उस कारण भी ये चीज हमारी होती है। और दूसरा बात एक और भी है कि सर पेंडेंसी ऑफ केसेस इतना क्यों है। जुडिशरी को वर्तमान में आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आरटीआई के दायरे से आप जुडिशरी को बाहर रख दोगे तो फिर वही वाला पट्टा पड़ जाएगा, सरकार से सवाल पूछ सकते हो, जुडिशरी से नहीं पूछ सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए गए। सीजीआई जो थे इनसे पहले वाले, उनसे भी पहले वाले यानी कि रमन्ना जी, उनके पर्टिकुलर टाइम के अंदर डिसीजन लिया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी की सारी पोस्ट को हमारा आरटीआई के दायरे में लेकर आया गया था, शामिल किया गया था कि भाई कोर्ट्स भी इसके अंदर शामिल होंगे, कोर्ट की भी हर कर्तव्य पर नजर रखी जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी तक भी कई सारे हाई कोर्ट्स के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि हमारा जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति देखने को नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप जानना भी चाहोगे कि सरकार ने 100 करोड़ रुपया भैया एक कोर्ट को भेजा, तो फिर 100 करोड़ का आपने क्या किया, कहाँ किया, तो वो पर्टिकुलर आप चीजें नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आरटीआई के दायरे से आप जजेस से सवाल पूछो कि आपका पर्टिकुलर जजमेंट सही था कि नहीं था, वो उनका मामला है, वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, उन पर सवाल नहीं उठा सकते। एटलीस्ट आप उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपको जजमेंट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है, पसंद आया तो आपकी चॉइस है हमारा, लेकिन उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन आरटीआई के दायरे में लाकर के ये तो हमारा क्या रह सकता है एटलीस्ट कि सर ओवरऑल जो पर्टिकुलर जुडिशरी है उसमें जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है, वो जो पेपर आ रहे हैं, वो जो पिन्स आ रही है, वो जो हमारे एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं उसका पैसा कहाँ गया, पेपर करवाने में कितना गया, वो जानकारी हमको चाहिए ताकि अकाउंटेबल कराया जा सके कि भैया आप भी जवाब दो, क्योंकि आप भी पैसे हमारा इस्तेमाल कर रहे हो, वही सरकार जो बजट में घोषणा करी उसी पैसे का। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। ये फिलहाल के लिए कई सारी जगहों के अंदर हमको देखने को नहीं मिलता है। ये ऑर्डर बहुत समय पहले जब रमन्ना जी हुआ करते थे तब पास कर दिया गया था, लेकिन आज भी हमको ये चीज देखने को मिलती है कि कोर्ट्स, कई सारे कोर्ट्स खुद ही अपने आप को जवाब दे से बचा रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं कर रखी है। जब तक ऑफिसर नहीं बता रखोगे तो आप हमारा सूचना अधिकार का इस्तेमाल करोगे कैसे। अब ये तो है वो प्रॉब्लम्स जो ये फेस करती है। मीन्स में आए तो वो बोल दीजिएगा, कोशिश करना अपनी लैंग्वेज में लिखो। लेकिन कैसे इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, समस्या तो पता है, लेकिन एज ए पीसी स्टूडेंट आपको सॉल्यूशंस भी पता होने चाहिए। और दोनों रिस्पांसिबल है। हमने देखा कि जुडिशरी की कुछ कमियां हैं, सरकार की भी कुछ कमियां हैं, कम ज्यादा उसकी बात नहीं करते, लेकिन कमियां जरूर है। बस फिनिश हुआ, थोड़ी देर की बात है, 10-15 मिनट बाद। तो उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है हमारा, तो सबसे पहला पर्टिकुलर पार्ट जो आपको यहाँ पर हमारा करना पड़ेगा पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए, यानी कि जो हमारे मामले लंबे चल रहे थे सारे उनको कम करने के लिए, जैसे सबसे पहले जो हमारा कमर्शियल मामला है, यानी कंपनियों से रिलेटेड जो पर्टिकुलर मामला है, कंपनी के साथ कोई विवाद हो जाता है, कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, उस तरह के पर्टिकुलर मामलों को आप अलग कर दो इनपुट से। जैसे ट्रिब्यूनल नाम का टॉपिक हमारे सिलेबस कल या परसों आएगा, वैसे ट्रिब्यूनल्स आपको बनाए जाने चाहिए। और फिलहाल के लिए नेशनल लेवल पर ऐसा ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट करता है, लेकिन बड़ी-बड़ी पर्टिकुलर मामलों को सुनता है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है, जैसे वोडाफोन आइडिया वाला पर्टिकुलर केस हो गया हमारा, थोड़े समय पहले क्लीन एनर्जी का भी केस हुआ था, उस तरह के मामलों को सुनता है। तो छोटे लेवल पे जो केसेस आते हैं हमारे, उन मामलों को भी आपको कम करना होगा, क्योंकि वो मामले ऐसे हैं जहाँ सरकार इन्वॉल्व है और एक दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, जो सरकार के अंदर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है हमारा। तो कंपनी के जो मामले चल रहे हैं, वो पैसे के लेन-देन को लेकर के मामले जो चल रहे हैं सरकार के साथ में, उन मामलों को लोअर कोर्ट्स के अंदर लेकर आया जाए, उनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाए, वहीं सुलझाया जाए, ताकि इनके ऊपर बर्डन देखने को हमको नहीं मिलेगा। इससे सरकार और जुडिशरी हमारा अगर मिलकर के काम करे तो चीजें बेटर तरीके से हो सकती है। दूसरा, पहले से जो आपने सिस्टम बना रखा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, मतलब वही ट्रिब्यूनल वाला सिस्टम पहले से जो बना रखा है, वो लोगों को जागरूक करो कि ऐसी व्यवस्था है आपके लिए। फैमिली कोर्ट जो है, उनके अलावा भी हमने ऐसे मोबाइल कोर्ट्स बना रखे हैं जिसके थ्रू आप प्रॉपर हमारा फैमिली कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाकर अपील करने से पहले वहां मामले को सुलझा दो। कंज्यूमर कोर्ट जो कि सिविल मामलों को यहाँ पर लेकर जाते हैं, वहां जाने की बजाय सीधा आप पहले कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, मान लो वहां मामला आपको पसंद नहीं है तो जाकर के आप इस वाले जुडिशियल सिस्टम के अंदर आके अपील कर सकते हो। मकान मालिक किराएदार के मामले के अलग से हमने ट्रिब्यूनल बना रखा है जो कि इन कोर्ट से बिल्कुल अलग काम करता है, तो वहां जाके आप अपने मामलों को सुलझाइए। टैक्स वाले जो पर्टिकुलर मामले होते हैं हमारे, जो कि नॉर्मली इसी तरह के हमारी कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां ना जाकर के वंस अगेन जो अलग से ट्रिब्यूनल बना रखे सरकार ने, वो होने चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे पर्टिकुलर राज्य जिले में ऐसा भी कोई पर्टिकुलर जगह होता होगा जहां पर इस तरह के मामले सुने जाते होंगे, तो वो जानकारी नहीं है, तो सभी लोग यही पहुंच जाते हैं हमारा। ऐसी स्थिति के अंदर फिर दिक्कत यही हमको सामना करना पड़ता है कि आपका जो अल्टरनेट बनाया हुआ मैकेनिज्म है, पहले से बनाया हुआ मैकेनिज्म, वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। ये चिंता का विषय है। दूसरा एक पॉइंट और किया जा सकता है हमारा कि सर भर्ती के नियमों को थोड़ा बेटर किया जा सकता है। जब तक वो ठीक नहीं रहता, आप ये काम जरूर कर सकते हो। पहले से जो जजेस हैं उनकी एज को इंक्रीज कर दो, लेकिन भर्ती के नियमों को आपको थोड़ा बदलने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? ऐसा क्या कमी है हमारे भर्ती के नियमों के अंदर? तो डेटा है 2013 से लेकर के 2015 के बीच में एक डिफेंस लॉयर हुआ करते थे, नाम हम नहीं लेंगे, मिस्टर एक्स मान लीजिए कोई भी। वो हमारे डिफेंस लॉयर मुंबई के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के मुंबई हाईकोर्ट के अंदर मामलों को देखा करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुंबई का एग्जांपल लिया क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एज अ डिफेंस लॉयर मैंने हाईकोर्ट में मुंबई की जो ब्रांच है वहां पर ऑलमोस्ट 70 केसेस लड़े। 70 केसेस वो लड़े जिसमें सजा दी गई थी लोअर कोर्ट के द्वारा, जो बाकी के भी कोर्ट पड़े उनके द्वारा। ऐसे सिर्फ मुंबई में 70 केसेस लड़े और इन 70 केसेस में से 90% केसेस में मैंने आरोपी को बरी करवा दिया। डिफेंस लॉयर की बात कह रहा है कि सर 2013 से लेकर के 15 में डिफेंस लॉयर के रूप में मैंने मुंबई की जो ब्रांच है, मुंबई हाईकोर्ट की हमारी, औरंगाबाद भी नहीं, नागपुर भी नहीं, सिर्फ मुंबई वाली पर्टिकुलर ब्रांच है, वहां पर मैंने 70 पर्टिकुलर केसेस को लड़ा जिसमें आरोपी को सजा दी गई थी लोअर कोर्ट के द्वारा, और 90% पर्टिकुलर जो हमारे केसेस थे उसमें मैंने उस आरोपी को छुड़ा दिया। ये नहीं कि ये बहुत ही बड़ा वकील होगा, नाम से तो बड़ा वकील है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसके दो इंपॉर्टेंट कारण रहे। क्या? सबसे पहला जो पुलिस का कारण रहा, पुअर इन्वेस्टिगेशन।
कि सर जाँच ही खराब थी। जो लोअर पुलिस है हमारी, उसने जाँच अच्छे से नहीं की, सबूत को ढंग से हैंडल नहीं किया, जो किया जाना चाहिए था। या उस सज़ा की जो भी घटनाएँ घटी, जहाँ भी इस तरह का कोई क्राइम हुआ होगा, उसको ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, जहाँ पर हमारा वो पर्सपेक्टिव, वो जो एविडेंस आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाए। मूवीज़ में बहुत बार चीज़ें होती है देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण जो यहाँ पर इन्होंने हमारा बताया, वो है फॉल्टी एप्रोप्रिएशन। अगर कोई एलएलबी का स्टूडेंट है तो जानता होगा, नहीं तो मैं आसान-आसान बताऊँगा, चिंता ना करें। फॉल्टी एप्रोप्रिएशन ऑफ एविडेंस, ये क्या होता है? कि सर जब पर्टिकुलर कोई मामला कोर्ट के अंदर लेकर आया जाता है, तो अलग-अलग तरह के मुद्दों पर विवाद होता है। उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर वादी कुछ बोलता है, प्रतिवादी भी कुछ बोलता है, जज साहब दोनों को सुनते हैं। ऐसे सभी मामलों पे डिस्कशन हो जाता है, सब अपनी-अपनी दलीलें पूरी कर देते हैं। तो जज साहब कुछ डेट देते हैं कि भैया अब इस मामले की सुनवाई इस डेट को होगी और उस दिन हमारा सज़ा सुना दी जाएगी या फैसला सुना दिया जाएगा। उस बीच के टाइम पीरियड में हमारा जज साहब क्या करता है, उन सारे एविडेंस को एक साथ क्रमबद्ध करते हैं। भई 1 नंबर क्वेश्चन आया था, तो वादी ने ये बोला, प्रतिवादी ने ये बोला, फिर उसको एनालाइज़ करते हैं जज साहब कि इसमें पक्ष किसका मजबूत है। इसका मजबूत है, इसका मजबूत है, फिर अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आया था, उसमें वादी ने ये बोला, प्रतिवादी ने ये बोला, फिर से एनालाइज़ किया, अपना पक्ष लिखा हमारा। इसके अंदर एक सिनेरियो रहता है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई चीज़ रिटन में अवेलेबल है एज़ एन एविडेंस और दूसरा उसको काउंटर करने के लिए हमारा ओरली अवेलेबल है। मतलब किसी ने बोली है, कोई बोल रहा है, बस बोल के समझा जाता है कि भई हाँ, ये चीज़ हुई मेरे साथ में ऐसा, लेकिन रिटन एविडेंस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा रिटन एविडेंस माना जाता रहेगा, जो सबूत आपको सामने दिखाई देता वाला पर्टिकुलर पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात किया जाए, हम तथ्यों के आधार पर ही बात करेंगे ताकि कल को कोई डिस्प्यूट नहीं हो हमारा। देखते हैं मेरे पास है या नहीं है। हाँ, मेरे पास है। जैसे अभी ये लोअर कोर्ट का पर्टिकुलर मामला राहुल गांधी जी के खिलाफ चला था हमारा, उस पर्टिकुलर केस के अंदर एक सबूत रखा गया था कि सर 30,000 करोड़ आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में, ये मैं नहीं बोल रहा, ये राहुल गांधी के वो वर्ड है जो 2019 में कोलार के अंदर एक सभा के अंदर बोले गए थे। 30,000 करोड़ आपकी जेब से निकाल करके, आपकी नहीं जनता की जेब से निकाल करके उसकी जेब में, किसकी जेब में? मेहुल चौकसी, ललित मोदी, इनकी जेब की बात करिए। फिर बीच में एक और वर्ड आया। अच्छा, एक छोटा-सा सवाल, सब चोरों के नाम मोदी, मोदी, मोदी कैसे है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा और ढूँढेंगे तो और भी बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ये वो लाइन्स है जो उस पर्टिकुलर सभा के अंदर रिकॉर्डेड अवेलेबल है, रिटन एविडेंस है हमारा, क्लियर? दूसरा वादी की तरफ से हमको देखने को मिलता है, जो कि कहता है मेरी जो है हानि हुई, मान हानि। कहाँ हुई? आपकी पर्सनल हानि? नहीं पता। हाँ, नहीं पता। उन्होंने आवेदन करने वाले व्यक्ति ने, वादी ने नहीं बताया कोर्ट के अंदर कि आपको कहाँ हानि हुई या इस पर्टिकुलर चीज़ से कहाँ हानि हुई। तो जब कोर्ट इस तरह के सबूत देखता है, जैसा हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ एविडेंस करता है, तो एक रिटन सबूत और एक ओरल सबूत में हमेशा रिटन सबूत मान्य रहेगा। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ एविडेंस का लॉ कहता है। एक हमारे एलएलबी में लॉ होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 का 1972 का, वो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमको बताता है कि जज साहब को कैसे फैसले लेने चाहिए। वही वाला पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ आता है कि सर जज साहब कई बार गलतियाँ यहाँ कर जाते हैं, फॉल्टी। इस मामले में जज साहब ने किया कि नहीं किया, जज साहब के ऊपर छोड़ देता है, कोर्ट रिव्यू करेगा तब की बात चलता है। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, क्यों क्वालिटी ऑफ जज हमको चाहिए, उसका कारण है सर जज साहब कई बार उन चीज़ों को, एविडेंसेस को नकार देते हैं। इसका एक रीज़न ये भी देखने को मिलता है हाई कोर्ट के व्यू के अकॉर्डिंग, जैसे कई मामलों में लोअर कोर्ट ने ये सोच लिया कि हमसे ऊपर भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं, तो मेरे से अगर कोई गलती हो जाएगी, ऊपर वाला सुधार देगा। इसीलिए उतने डेप्थ में नहीं गए। ये हाई कोर्ट की व्यू है, जो कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर छपे थे हमारे। तो ये शो करता है कि कितना एप्रोप्रिएशन ऑफ एविडेंस फॉल्टी रहता है, जहाँ जज साहब को एक-एक पक्ष को हमारा सुनना चाहिए था, अच्छे से पढ़ना चाहिए था, फिर जाकर के फैसला लेना चाहिए था। ये फॉल्टी एप्रोप्रिएशन ऑफ एविडेंस के कारण मार्च 21, 2023 को एस के कौल जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में कमिटी बनी थी। और कमिटी ने क्या कहा कि ऐसे जजेस को, जो एग्जांपल हमने दिया कि भैया 90% लोअर केसेस हमारे एक्विट करवा लिए, यानी कि उसको आरोप से मुक्ति दिलवा दी। ऐसे फैसले सुनने वाले जजेस को न्याय सुनाने के पर्टिकुलर मामलों से हटा करके वापस एकेडमी भेज देना चाहिए, ताकि जाकर के सीखे कि आखिर कोई फैसला कैसे दिया जाता है। ये कमियां लोअर कोर्ट के अंदर भर भर के रखी गई है। क्यों? क्योंकि अभी एक पॉइंट आपने देखा, लोअर कोर्ट में सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो कोर्ट है उसमें जजेस जो आ रहे हैं वो एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं। और एलएलबी पढ़ करके कानून को आपने याद करके एग्जाम दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कानून की समझ हो चुकी है। क्या आप सब कुछ कर लोगे हमारा? ये भी एक रीजन देखने को मिलता है कि कई बार हमारा ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास मिलता ही नहीं है कि इतने लोअर कोर्ट से कोई हमारा प्रमोट होते होते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाओ। ये रीजन देखने को मिलता है। इसीलिए हमने जब हाईएस्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट किया, उसके लिए भी 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा कि भैया 7 साल में वकील का एक्सपीरियंस हो, जबकि एग्जाम देने के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये वो कारण है कि उस लेवल पर काम करने वाला जज जो कि मौत की सजा दे सकता है हमारा, कम से कम वो तो ढंग से हमारा एग्जाम देख नहीं दे। उसमें भी कई बार जब उनकी गलती, उनसे गलतियां हो जाती है हमारा, तो वापस भेज दिया जाता है कि सर जी आप वापस जाइए, आप चीज सही नहीं कर रहे हैं। ये कमी लोअर कोर्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ओवर इन्वेस्टिगेशन तो रीजन है ही है हमारा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कमी है कि सर आप कई बार एविडेंसेस को ढंग से ट्रीट नहीं करते। आपको जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, वही आपको हमारा शो होता है। और ये चीज़ आपके जजमेंट में लगती है कि जब 90% के आसपास के केस एक ही पर्टिकुलर लॉयर कहता है मैंने माफ करवा लिया, ऐसे भारत में बहुत सारी जगह पर हुआ होगा। और ये भी एक रीजन है कि आपको क्वालिटी ऑफ जजेस चाहिए। लोअर कोर्ट के अंदर वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर कोई कंडीशन डालनी पड़ेगी कि भैया इस तरह का पर्टिकुलर एग्जाम लड़ने के लिए कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आप उस पढ़ी हुई पर्टिकुलर चीज़ को कोर्ट के अंदर जाकर अप्लाई नहीं करोगे, तो एज अ जज आप फैसले नहीं कर पाओगे कि ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं, ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं। सिर्फ कानून हमारा पढ़ लेने से जज साहब नहीं बनता है। वकील ने भी वही कानून पढ़ रखा होता है, आपने वही कानून पढ़ रखा है हमारा। तो उस कानून की जो अंदर बात लिख रखी है वो कैसे एक्सप्लेन की जाएगी, वो भी चिंता का विषय है। तो एक इशू जो आगे बढ़ेगा, जब मामला जाएगा राहुल गांधी के केस के अंदर भी, वो एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस का रहेगा। एक पॉइंट और भी आएगा। कुछ समय पहले हाई कोर्ट के पर्टिकुलर जजमेंट के पॉइंट आ गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड कहा था कि सर जब रैलियां होती है, चुनाव की रैलियां जब होती है हमारी, उस दौरान में अगर कोई पर्टिकुलर कमेंट्स वगैरह किए गए हैं, तो वो हमारा डिफेमेशन का केस नहीं बनेगा। ये केस बिल्कुल उसका उल्टा था। तो क्या ये भी हमारा न्यायालय की अवमानना का केस के रूप में लोअर कोर्ट में फाइल होगा? ये भी हम देखने वाली पर्टिकुलर बात होगी। क्योंकि 2019 में शाहीन बाग का जो पर्टिकुलर मामला हुआ था, 2018-19 वाला पर्टिकुलर पार्ट में, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल कमेंट्स हमको देखने को मिले थे। वो पॉलिटिकल कमेंट में हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस में कहा गया था, जब वो गोली मारो वाला पर्टिकुलर कमेंट दिया गया था, वो भी एक तरह का डिफेमेशन बन सकता है। डिफेमेशन के आर्टिकल 19 का सीधा वायलेशन भड़काने की कोशिश कर रहे हो हमारा, डिफेमेशन तो छोड़ो, मानने तो और अलग बात हो गई, हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो उस केस में भी हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सर हँसते हुए पर्टिकुलर बयान दिया गया था। मतलब आप किसको कह रहे हो गोली मारो, लेकिन हँसते हुए, मतलब हँसते-हँसते किसी को मुक्का भी मार दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये उस समय हाई कोर्ट ने कहा था। कि सर ये बयान हँसते हुए दिया गया था, इसके अंदर हीन भावना नहीं थी। इसीलिए डिफेमेशन का केस मौलिक अधिकार के वायलेशन का केस नहीं बनता। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे थे, जब ये मामला वहाँ पर गया। अभी थोड़े दिन पहले हमको देखने को मिला पार्लियामेंट के अंदर एक और घटना, जहाँ एक एक्स नाम के एमपी ने वाई नाम की एमपी को नगर वधू बोल दिया था। वो भी अपने आप में एक डिफेमेशन का केस बनता है। सिर्फ इस वजह से कि आपने पार्लियामेंट के अंदर वो चीज़ बोली, आप पर कार्रवाई नहीं हो सकती, जो कि विशेष अधिकार मिलता है हमारे एमपीज़ एमएलए को। तो ये तो आपके विशेष अधिकार का उल्लंघन हो गया कि आप एक महिला को आज के टाइम पीरियड के अंदर, उस समय जो भी सिचुएशन रही होती होगी, आज के टाइम पीरियड में आप महिला को नगर वधू बोल रहे हो, तो कर दे केस। वो पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि सर एक तो क्वालिटी ऑफ जजमेंट हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, जजेस को सुधारना होगा।
जजेस को इंक्रीज करना होगा, एज को हमारा, और दूसरा पार्ट रिटायर्ड जजेस जो हमारे हाई कोर्ट के हैं, उनकी एज को भी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा बढ़ा दिया जाना चाहिए। और भारत के अंदर हायर जुडिशरी के लिए इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, भारतीय न्यायिक सेवा जैसा पर्टिकुलर पार्ट करना चाहिए। और ई कोर्ट का जो पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा, जो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब हम ये चीज़ करेंगे, तो बहुत जल्दी शायद उन समस्याओं से हम छुटकारा पा लेंगे, जो वर्तमान में फेस कर रहे हैं, खास करके पेंडिंग केसेस वाले पर्टिकुलर मामले के अंदर। उम्मीद है ये क्लियर होगा। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। ये है आज का क्वेश्चन जो आपको लिखना है। बहुत सिंपल है, जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बस यही है हमारा आज का क्लास। किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सर बट गवर्नमेंट के लोग भी राहुल गांधी जी के बारे में भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो क्या देखो, बंदा गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रहा है, उस पे नहीं जाते। हम कोर्ट के डिसीजन पर जाते हैं। जब कोर्ट ने प्रीवियस कुछ पर्टिकुलर मामलों में ये कहा था कि चुनावी रैली के दौरान में दिए गए कमेंट्स को हमारा